डॉस्टोव्स्की के साथ ये था, डॉस्टोव्स्की एक नॉर्मल राइटर नहीं है। देखो डॉस्टोव्स्की एक ऐसा राइटर है जिसको बोलते हैं, इसको ना मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो उस टाइम के लिए कहते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए कुछ मिस्टिकल विजन्स होते थे। तो उस स्टेट से जब वो बाहर आता था ना डॉस्टोव्स्की, तो वो कुछ अलग विजन्स और एक्सपीरियंस लेके आता था। तो इसलिए वो नॉर्मल राइटर नहीं है। रशियन लिटरेचर रियलिज्म है, फादर ऑफ रियलिज्म बोलते हैं, बाप है वो रियलिज्म का। रशियन लिटरेचर जो होता है बिल्कुल उठा के लिख देते हैं और बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, बहुत डिटेल में चले जाएंगे। इतना डिटेल में जाएंगे कि टॉल्स्टॉय ने शेक्सपियर को पढ़ के बोला था ये तो राइटर ही नहीं है, ये कोई राइटर है। तो शेक्सपियर को बोल रहा है टॉल्स्टॉय, ये कोई राइटर है क्या? लेकिन ये इतने हवा में उड़ते रहते हैं उसको ले लेके यूरोप वाले, कह रहे राइटर नहीं है, क्या लिखता है ये, कैरेक्टर तो बना नहीं पाता है ढंग का। ठीक है, टॉल्स्टॉय की कहानी में आपको इस तरह के कैरेक्टर कम दिखाई देंगे। उसमें थोड़ा ऐसा दिखाई देगा कि पैसे वाला है बहुत, सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो बोर हो गया जिंदगी में। और ये बात सच भी, अगर कोई मैं बोलूँगा बंदा अगर डार्क फेस से लाइफ में परेशान है तो सिल्विया प्लाथ को ना पढ़े। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एज अ वर्क ऑफ लिटरेचर देखना है, ठीक है, तो उनका वर्क बहुत पावरफुल है। स्पेशली उनके लेटर्स हैं ना, सिल्विया प्लाथ की इतनी मोटी किताब है, ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना मजा आ जाएगा। अब जैसे आप जब बात करते हो फेमिनिज्म की, फेमिनिज्म बहुत फैल रहा है, तो आज नहीं फैल रहा, तो वर्जीनिया वुल्फ के टाइम से फैल रहा है। वर्जीनिया वुल्फ जिस टाइम पे थी, उस टाइम पे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में औरतों को एंट्री नहीं थी, लेडीज को एंट्री नहीं थी वहाँ पे कॉलेज में। आर्ट का ये भी इंपॉर्टेंट है, एक फंक्शन ये भी आर्ट का कि सोसाइटी को आप अपलिफ्ट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फंक्शन है आर्ट का। खाली ये तो है ही है, वीक और वल्नरेबल और साइलेंसेस को हम कवर करेंगे, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सोसाइटी है, जो इंसान है, वो बेटरमेंट की तरफ जाए, आगे अपलिफ्ट हो। मैं जानना चाहता था क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं आपसे अभी तक, लाइक हमारी इतनी बात होती है कॉल पे, जैसे अब मेरा है, लाइक मुझे म्यूजिक से प्यार हुआ जब हंसी आएगी लोगों को, जब अरिजीत सिंह आया इंडस्ट्री में, ठीक है, अरिजीत सिंह के गाने सुनता था एंड आई वाज लाइक यार म्यूजिक ये कमाल कर देता है मेरे ऊपर, तो म्यूजिक कितनी कमाल की चीज है। तो वैसे ही मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि लाइक आपको कैसे प्यार हुआ किताबों से? किताबों से तो यार मुझे बचपन से ही प्यार था, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अब प्यार हुआ है, लेकिन ये है कि अभी जो मैं पढ़ता हूँ मोस्टली वो क्लासिक्स और लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस है। पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 साल से मेरा फोकस लिटरेचर पे ज़्यादा है। बुक्स मैं पहले भी बहुत पढ़ता था, मतलब बचपन से ही पढ़ रहा हूँ। पहले तो स्टार्टिंग मेरी कॉमिक्स से हुई है, कॉमिक्स पढ़ता था। कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते फिर लगने लगा यार एक टाइम के बाद कॉमिक्स कब तक पढ़ते रहेंगे। तो स्कूल में जो स्टोरीज होती थी वो मुझे याद रहती थी। जैसे मैं आईसीएससी बैकग्राउंड का था, तो कॉन्वेंट एजुकेशन थी, तो वहाँ पे ना शेक्सपियर बहुत पढ़ाते हैं। अच्छा। तो मैंने देखा जब मैंने 10th कर ली, 9th 10th कर ली, उसके बाद मुझे कुछ सब्जेक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे वो याद है, मर्चेंट ऑफ वेनिस याद थी। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो कैसे हुआ, लड़की कैसे आती है, वो चूज करती है ना उसको, लड़की स्वयंवर टाइप का नहीं होता था पहले जमाने में, लड़की और लड़का चूज करना है, तो लड़की लड़का चूज कर रही है और किस बेसिस पे कर रही है, तो उसमें बहुत अच्छी चीजें टेस्ट हो रही हैं। बंदे की भी वर्थ चेक हो रही, टेस्ट हो रही है, और जो बंदी चूज कर रही है उसकी वर्थ चेक टेस्ट हो रही है। तो जो स्टोरीज वाली जो चीजें थी मुझे याद रहती थी। खाली यही नहीं, हिंदी की जो स्टोरीज थी वो मुझे याद रहती थी। फिर एक नॉवल पढ़ी थी उस टाइम पे, 11th 12th में लगी थी, वो चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो वो भी कहानी मुझे याद रहती थी। बाकी मैं सब भूल जाता था। फिजिक्स के जो फॉर्मूले थे वो दिमाग से गए, पेपर दे के आया, बड़ी दुखी सा होता था पेपर दे के ठीक है, तो पेपर दे के रट्टा मार के फॉर्मूले में लगा के, सिंपल उसमें रट्टाफिकेशन है, 4-5 फॉर्मूले रट लो और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है वो, ठीक है। तो वो कर करा के मैं भूल जाता था, मुझे याद नहीं रहता था कुछ उसके बाद। लेकिन ये कहानियाँ मुझे हमेशा याद रहती थी, और कहानियाँ पढ़ने में मज़ा भी आता था। तो मुझे लगा यार कहानियाँ सही चीज़ है, मज़ा भी आता है और याद भी रहती हैं। बाकी हम पढ़ते रहते हैं, इतना दिमाग मारते कुछ याद रहता नहीं है। तो वहाँ से मेरे को एक मतलब इंटरेस्ट तो वहीं से आना स्टार्ट हो गया था। बाकी ग्रैंडफादर की वजह से भी काफ़ी आया, क्योंकि ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा थे रीडिंग राइटिंग में, तो उनसे भी कहानी वगैरह सुनता रहता था, ठीक है। तो वो तो मुझे वहाँ की कहानियाँ सुनाते थे उस टाइम पे, पाकिस्तान की। तो यहाँ वहाँ ऐसे था, और उन्होंने तो वही राइटिंग पढ़ी थी, उनकी तो पढ़ाई पूरी उर्दू में हुई थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पढ़े थे, तो पूरा उर्दू में लिखते थे, लिखते भी उर्दू में थे, पोइट्री भी उर्दू में करते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे वो भी उर्दू में लिखते थे। तो बताते रहते थे मुझे बैठ के। तो वहाँ से फिर एक धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। उन्होंने मंटो वगैरह को पढ़ा होगा फिर तो? मंटो के मंटो के बारे में टाइम पे थे उन्होंने ना वो? मंटो, हाँ मंटो तो उनसे ही पहले का है, ठीक है। मंटो तो बहुत पुराना है, ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक कंटेम्प्रेरी होंगे। लेकिन जो उनसे मैंने ज़्यादा पोइट्री सीखी थी। जैसे बुल्ले शाह के बारे में काफ़ी बात करते थे वो, ठीक है, वर्ड्सवर्थ के बारे में काफ़ी बात करते थे, थोड़ा बहुत शेक्सपियर का भी रेफरेंस था, लेकिन ज़्यादातर जो मिस्टिकल जो पोइट्री थी ना, तो उस पर ज़्यादा। बुल्ले शाह का मुझे पता नहीं, आपने शायद नाम सुना है कि नहीं सुना, लेकिन जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में जो गाने हैं वो बुल्ले शाह से इंस्पायर्ड है। बहुत सारे जो मिस्टिकल सॉन्ग्स है ना, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है, बुल्ले शाह से इंस्पायर्ड है। तो ये वाली राइटिंग्स थी ना, जो पोइट्री का असर पढ़ना स्टार्ट हुआ था, लिटरेचर में ही आ जाता है ना, वो धीरे धीरे आप डेवलप करते हो। फिर विद टाइम फिर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ गया, फिर वो वाली बुक्स पढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर साइंस की बुक्स पढ़ना स्टार्ट हुआ, स्पिरिचुअलिटी से फिर मैं बोर सा हो गया, मुझे लगा कुछ मिल तो रहा नहीं है, बातें बहुत अच्छी हैं बट मिल कुछ नहीं रहा। तो फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आया ना, साइंस में। नहीं, एक एक चीज़ आपको यहाँ रोकूँगा। आपने बोला स्पिरिचुअलिटी को पढ़ा, मिल कुछ नहीं रहा, ठीक है।
तो फिर ये जो फिक्शन पढ़ रहे थे आप, स्टोरी पढ़ रहे थे, उससे क्या मिल रहा था? फिक्शन से क्या होता है कि आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, जो आपको रॉ बुक्स में नहीं मिलेंगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्पिरिचुअलिटी मैंने पढ़ा, स्पिरिचुअलिटी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है बातें, सब कुछ अच्छा लग रहा है हुँ, कि ऐसी स्टेट होती है वैसी स्टेट होती है, लेकिन जब मैं कर रहा था मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। अब मुझे नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती होगी ऐसी स्टेट, बट मेरे दिमाग में डाउट था कि पता नहीं ऐसी स्टेट है कि नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मेरा फिर उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर वो ओशो आश्रम में गया, वो आपको पता ही है, पार्ट वन में डिस्कस कर लिया। फिर मेरे को लगा मैं अब थोड़ा बायोलॉजी पढ़ूंगा, ह्यूमन ब्रेन पढ़ूंगा, फिर साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करा, साइकोलॉजी पढ़ी, न्यूरोबायोलॉजी पढ़ी, बायोलॉजी बहुत पढ़ा, एवोल्यूशन काफ़ी पढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बाकी फिर मेरा प्रोफेशन भी डाइट से लिंक्ड है, तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, उसे पढ़ना पड़ता है, एनाटॉमी पढ़ते हो आप। हुँ, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि मतलब ब्रेन की चीज़ों में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, ह्यूमन बॉडी में। लेकिन मुझे लगने लगा यार एक टाइम के बाद इसमें भी ना वो चीज़ें नहीं पकड़ पा रहा मैं। साइकोलॉजी जैसे आपने पूरी पढ़ ली, आपने ब्रेन की साइंस भी पूरी पढ़ ली, आप न्यूरो साइंस पढ़ते हो, ब्रेन को आपने हार्डवेयर तो समझ लिया। हुँ, आप फ्रॉइड को पढ़ोगे तो साइकोलॉजी भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉइड पढ़ोगे तो जुंग पढ़ोगे, एडलर पढ़ोगे तो एक आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। बट वो ना बताते हैं, शो नहीं करते। बताने में और शो करने में बहुत फ़र्क है। मैं अच्छा, एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि हाँ, मैंने आपसे बोला कि यार मुझे ना गुस्सा आ रहा है। अब मैंने बात बोल दी, अब इससे आप कुछ समझे नहीं, लेकिन मैं आपको शो कर रहा हूँ कि मैं एकदम गुस्सा करके दिखा रहा हूँ। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, गुस्सा कर रहा है, वो आ रहा है, उसने वो बंदूक निकाल ली और मार रहा है, धोनो धोनो कर रहा है। तो अब शो कर रहा है, हुँ, तो शो का इम्पैक्ट ज़्यादा है क्योंकि वो आपको दिखा रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, आवाज़ भी आ रही है। तो शो करना अलग चीज़ होती है, बताना अलग चीज़ होती है। मैंने आपको अभी एक कहानी बताई कि यार यहाँ ना झगड़ा हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, रोड रेज हो गया, लड़ाई हो गई। अभी मैंने आपको खाली बताया है, लेकिन अभी मैं आपको वहाँ जाके दिखा दूँ, हुँ, आपको बता नहीं रहा कुछ, बस दिखा दूँ, वहाँ जाके खड़ा कर दूँ, तो अब ये शो हो गया। तो शो का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, टेल का इम्पैक्ट कम है। तो साइंस वगैरह मोस्टली जितनी मैंने पढ़ी वो टेल कर रही थी, बता रही थी, हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। भाई फ्रॉइड ने बता दिया मुझे, रिप्रेशंस होते हैं, अनकॉन्शियस होता है, और अनकॉन्शियस डिजायर बाहर आ जाते हैं ड्रीम्स में, जो आपकी विशेज होती हैं, जो आपके ड्रीम्स में बाहर आती हैं, चीज़ें जो भी आपने दबाई हुई हैं, जो आप दिन भर में काम करते हो, जो दबाते हो, वो आपके उसमें चला जाता है, ड्रीम्स में। ठीक है, अभी मैंने को बता दिया, दिखाया नहीं है, लेकिन जब लिटरेचर पढ़ोगे तो चीज़ें दिखेंगी आपको। डॉस्टोव्स्की की कहानियाँ पढ़ोगे, दिखना स्टार्ट होगा कि यार हो कैसे रहा है, मतलब एक्चुअलिटी में वो दिखाएगा कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही हैं कहानी के फॉर्म में। हुँ। और ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है हमारे ब्रेन का भी, वो भी स्टोरीज से हुआ है यार। मतलब स्टोरीज हमें याद रहती हैं, स्टोरीज का हम पे बहुत इम्पैक्ट है, इसलिए सिनेमा चलता है। आप सिनेमा क्यों देखते हो? बिल्कुल। तो मुझे लगता है स्टोरीज ना पढ़ा करो। जब आप साइंस वगैरह किताब पढ़ते थे, जैसे मैं भी पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा नॉन फिक्शन, तो लॉजिकल जो हमारा पार्ट होता है ब्रेन का उसको फीड करता है शायद वो। और जो हम्म। स्टोरीज़ वगैरह होती है फिक्शन, वो हमारे इमोशनल वाले को करती है। और शायद ऐसा है, हम इस तरीके से प्रोग्राम हो रखे हैं कि हमें इमोशनल पार्ट जो होता है उसको फीड करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो ये ऑब्वियसली रीज़न वो नहीं हो तो है ही सकता? है। नहीं, डेफिनेटली आपको मज़ा बहुत आता है, डेफिनेटली मज़ा बहुत आता है, लेकिन एक्चुअल में आपको बताऊँ, ऐसा होता नहीं है। हम समझते हैं कि लॉजिक बहुत अलग चल रहा है, इमोशन बहुत अलग चल रहे हैं। जैसे इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज़ विनर है डैनियल कैनेमैन, उन्होंने किताब लिखी थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उन्होंने बोला था जो आप समझ रहे हो ना कि जो आप लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो बहुत, उसमें भी इमोशंस रोल प्ले कर रहे हैं। वो 100% लॉजिकल नहीं है डिसीजन आपका, आपको लग रहा है सिर्फ ये। उसकी उनकी किताब पढ़ना ना, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इसमें पूरा उन्होंने बताया है। उन्होंने बोला कि भाई दो तरह के माइंड है हमारे, एक इमोशनल इमोशनल माइंड हो गया, एक हमारा लॉजिकल माइंड हो गया। लेकिन कभी भी ये आइसोलेशन में नहीं काम करते, ये साथ ही काम करते हैं। हमें लगता है ऐसा कि जो हम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं बहुत लॉजिकल है, उसमें माइंड वाइंड नहीं चल रहा, वो इमोशन चल नहीं रहे हैं, हम तो बहुत लॉजिकल हैं, पर ऐसा है नहीं। 100% कोई रैशनल नहीं है, उसके इमोशंस तो फिर काम आप करेंगे ही करेंगे। तो अपनी कहानियों में ये क्यों लिखते हो कि दिल से पूछो या दिमाग से पूछो? दिल से पूछे दिया नहीं, असल में मैं इसलिए नहीं, लिखता हूँ क्योंकि जनरली एक मेटाफर के मैंने फॉर्म में यूज किया है, एक मेटाफर के फॉर्म में। लेकिन अगर आप नहीं वो बिल्कुल मैं उससे समझ रहा हूँ। हाँ, साइंटिफिकली देखने बैठोगे तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ ये वाला काम कर रहा है, वो वाला काम नहीं कर रहा। मोस्टली सब काम कर रहे थे, कुछ एरियाज आपके कुछ चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव होंगे, कुछ एरियाज कम एक्टिव होंगे, बट जनरली ये साथ में काम करते हैं दोनों, इमोशनल और लॉजिकल, ये वाली चीज़ है। हुँ। अच्छा, और बाइसेस हम भी है ना, इमोशन क्या कह रहे हो? बाइसेस भी हमारे बहुत हैं, हाँ, मतलब उसकी बिल्कुल। वजह से हम रियलिटी को ठीक से देख नहीं पाते। हुँ। अच्छा, इमोशंस की बात हो रही है ना, तो ऐसी कोई किताब जिसको पढ़ने के बाद ना मतलब आप सच्ची में रो पड़े थे या अंदर से टूट गए थे थोड़े से? यार मुझे सच बताऊँ, मुझे रोना वैसे बहुत कम आता है। मुझे खुद नहीं याद है मैं लॉजिकली लास्ट, पढ़ते हो आप क्या? लॉजिकली नहीं बढ़ता, मतलब इमोशंस तो मेरे बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, बट मुझे ऐसे रोना नहीं आता, मतलब लाइक ऐसे। कुछ भी थोड़ा भी मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरी कुछ ऐसी किताबें रही हैं, मैं बहुत 12th में पढ़ता था कि किताब रखने के बाद ना मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था उस किताब में, लाइक कनेक्ट हो गए हो उस किताब से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कोई किताब पूछ रहा हूँ? ये देखो, बुरा लगना एक अलग मैटर है, रोना एक अलग चीज़ है। हो सकता है मुझे बहुत बुरा लग रहा हो लेकिन मैं रो ना रहा हूँ, ये भी हो सकता है ना। मतलब
बुरा लगना मतलब ग्रीफ है कि मुझे आपने बताया, अपना कोई इंसिडेंट मुझे बताया जहाँ पे आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ एक बंदा और है, उसको भी आपने बताया, वो मान लो वो बंदा रो रहा है, मैं रो नहीं रहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हिट मुझे कम हो रहा हो सकता है मुझे ज्यादा हिट कर रही हो आपकी बात, पर मैं रो नहीं रहा हूँ सिर्फ, हो सकता है वो 1-2 घंटे बाद जाकर क्रिकेट खेल रहा है, नॉर्मल हो जाए, मैं 4 दिन तक सोचता रहा हूँ, बस मैं रोया नहीं। तो हो सकता है हिट मुझे ज्यादा कर रहा हो, बस मैं, मेरे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, टीयर्स नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है मुझे हिट ज्यादा कर रहा हो, इमोशंस मेरे प्रोवोक हो रहे हूँ, बट तो रोना नहीं आया। लेकिन हाँ, इस तरह की अगर आप बात बोलोगे तो यार, अगर आप मतलब उस सेंस में पूछ रहे हो कि कितना, मैं समझ गया आपका पॉइंट। यार आप लव छोटी स्टोरीज छोटी, नहीं पढ़ते थे मतलब कभी है? नहीं देखो बहुत टाइम से मैं बताता हूँ, जैसे मैं बहुत लंबे टाइम से, जब से मैंने डॉस्टोवस्की और उनको पढ़ना स्टार्ट किया ना, मार्केस को, मुझे उसके बाद लिटरेचर और कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आप ये बना दो, ये बना दो, वो बना दो, यार डॉस्टोवस्की और मार्केस को पढ़ने के बाद बाकी मतलब सब बहुत फीका लगता है, उनका वर्ल्ड बहुत ही अलग दुनिया है उनकी। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी अच्छा नहीं है लिटरेचर, बट फीका लगता है, बहुत मज़ा नहीं आता। मतलब इट्स लाइक आप मर्सिडीज में बैठ गए हो, आपको मारुति 800 बैठा दिया गया है, तो वो बात नहीं आएगी। आपने कंपैरिजन तो कर दिया ना। लेकिन यार वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हम बोलते नहीं है लेकिन हम इंटरनली हमारा ब्रेन में चलता है वो, तो वो वाली चीज़ है। अच्छा, ये आपसे पूछना था मुझे कि जैसे ना मूवी आती है बहुत सारी, ठीक है? या फिर कोई किताब, जैसे मंटो ने किताब लिखी थी अपने वक़्त में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही थी। तो जो लिटरेरी वर्क होता है, वो क्या सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है या सोसाइटी लिटरेरी वर्क को इन्फ्लुएंस करती है, तब जाके वो राइटर या फिर जो बंदा होता है वो लिखता है वो सब चीज़ें? वाइस वर्सा है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो भी इंसान है वो अपने एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट है। हुँ, मैं भी हूँ, आप भी हो, हम सब पे हमारे एनवायरनमेंट का तो असर है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम जो क्लूज लेंगे एनवायरनमेंट से ही लेंगे। लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी बहुत ऊपर लेवल की है, तो खाली आप यही नहीं लोगे, थोड़ा सा एक जंप भी मारोगे आप, आगे का जंप, आगे का फोर्सी भी कर लोगे, ठीक है? तो वो जो फोर्सी आप करोगे, आगे का जो जंप मारोगे, अब ये डिपेंड कर रहा है उस जोन, किस जोन में आप लेके जाओगे रीडर को। और अगर मान लो किताब बहुत फेमस हो जाती है और बहुत लोग पढ़ते हैं, तो जो मैंने आपको जंप दिया है, उस जंप की तरफ सब देखोगे, वो अब मैंने आपको फ्यूचर दिखा दिया, ये फ्यूचर होना चाहिए, ठीक है? अभी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक किताब थी एल्डस सक्सले की, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एल्डस हुँ, सक्सले ने बताया था कि टेक्नोलॉजी एक लेवल, इस लेवल पे पहुंच जाएगी, बहुत पहले का आदमी है, 1950-60s का आदमी है। उसने किताब लिखी थी कि टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आदमी बिल्कुल मशीन जैसा हो जाएगा, बिल्कुल मशीन जैसा हो जाएगा हर लेवल पे। और अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहा है वो, आपको लगेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा रहा है वो, आपको दिखेगा यार अब तो ऐसी हो रहा कहीं बहुत तक चीज़ें, ठीक है? बहुत तक वो डिज़ाइनर बेबीज़ की जो हम बातें करते हैं, उसने तब बातें कर ली हैं सारी, और आपको दिखाई दे रहा है वो हो रहा है। तो वो उसने एक तरह से ना थोड़ा हिंट कर दिया फ्यूचर ऐसा हो सकता है, उसके उस टाइम पे था नहीं, लेकिन हिंट कर रहा है। तो कुछ तो ऐसा होता है कि जो आप देखते हो आसपास पता, वो लिख देते हो कि आपने जो देखा बस वो लिख दिया। एक होता है कि मैंने उसके अलावा भी कुछ लिखा है, मैंने बियॉन्ड भी कुछ लिखा है, बहुत आगे तक का लिख दिया है मैंने, वहां पे सोसाइटी इन्फ्लुएंस होगी। अभी आपके एक ऊपर है, चीज़ आप है कैसे लिख रहे हो। मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मंटो जो था, ठीक है? हम्म, मंटो जो थे, हम्म, सॉरी, हम्म, मंटो जो थे उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई थी जो डार्क साइड है इंसान हम्म, की। आप हम्म, जानते हैं कि मैं अभी हाँ, बोल नहीं सकता, थोड़ा वो हम्म, कट-वट करना पड़ जाएगा। वो बहुत सारी डार्क साइड बताते थे। हम्म, अब ये बताओ, अब ये सोसाइटी जो थी उस समय, आपको पता है उन पे मुकदमा चल रहा था बहुत ज़्यादा कि आप गलत चीज़ें दिखा रहे हो, इससे सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है। हम्म, मैं वो पूछ रहा हूँ, एक ये नहीं जो आपके सामने दिख रहा है, एक वो जो समाज भी खुद नहीं देख पा रहा है अपने अंदर, मैं उसकी हम्म। बात कर रहा हूँ। नहीं तो यार राइटर का तो काम ही है, राइटर देखो, एक अच्छा राइटर जो होगा ना, रवि, वो सिर्फ इसलिए नहीं बैठा आपको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है? राइटर हुँ, इज नॉट जस्ट अ जोकर, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा है। राइटर का काम ये भी है जो साइलेंसेज हैं उसको भी दिखाना। साइलेंसेज समझ रहे हो ना, जिनकी आवाज़ें आपने दिखाई नहीं है, जिनको आप पूछ नहीं रहे हो, सोसाइटी ने उसको साइड में कर दिया है, जो वीक है, जो वल्नरेबल है, ठीक है? हीरोज की गाथाएं तो दुनिया लिखती है कि, ठीक है, अच्छी बात है, हीरोज के बारे में लिखना चाहिए, सोसाइटी को हीरो चाहिए होते हैं, सोसाइटी के लिए हीरो एक नीड है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो वीक है, जो वल्नरेबल है, जो बहुत सारी चीज़ें साइलेंट कर दी गई हैं, उनको भी दिखाया जाए। तो हुँ, यहाँ पे जो उसका काम आएगा राइटर का, तो मंटो ने उसके ऊपर लिखा है, जो जिनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था, जिस पे कोई बोलना नहीं चाह रहा था। तो अगर मंटो उस टाइम नहीं लिखते तो फिर बातें कैसे बाहर आती। तो जरूरी है हुँ, मंटो जैसे राइटर होना। हुँ।
मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि याद होगा आपको कि जब एनिमल मूवी आई थी तब हम्म, कितना विवाद हुआ था। तब बोला था सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही हर वक्त मतलब हर बार हुआ है। ऐसे ही अभी हम्म, भी मूवी आई है एक मिसेस करके, पता नहीं जब हमारा पॉडकास्ट आएगा तब थोड़ा पुराना हो जाएगा मुद्दा। एक मूवी हम्म, आई है मिसेस, आपने सुना है अच्छा। इसके बारे में? मैं इसके मूवीज बाद देखता ही नहीं ये भी यार। थोड़ा नहीं, इसका काफी ना मतलब दो आवाजें उठ रही हैं। ठीक है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था और मैंने आज ही देखी है मिसेस। ठीक है, हम्म, और मैं क्योंकि ये उस हमारे लिटरेरी वर्क के अंदर ही आता है, दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। हम्म, अच्छा, ऐसा दिखाया गया उस मूवी के अंदर कि एक जो औरत है ना, वो एक हम्म, ऐसे घर में है, ठीक है, जिसमें उसको अपने ससुर और अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ता है। और हम्म, पूरे दिन ना आप देखोगे, अगर पूरी मूवी आप देखोगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि किसी होटल में काम कर रही है। पूरी मूवी में बस ये दिखाया गया कि वो बस खाना बना रही है, अगर उसके कोई गेस्ट आ रहे हैं पति वगैरह के, तो उसको खाना बना के देना पड़ रहा है। ठीक है, हम्म, रात में वो सो रही है लेट, फिर सुबह एकदम जग रही है। पति के लिए कपड़े तक उसको निकाल के रखने पड़ रहे हैं बाहर। ठीक है, हम्म, 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 सास ससुर के लिए चप्पल तक। डांस टीचर बनना चाहती है, ठीक है, डांस टीचर है एक्चुअली में वो, पर वो जॉब के लिए जैसे ही जा रही होती है, उसका जो सास ससुर होता है वो मना कर देता है कि नहीं भाई, हम्म, नहीं जा सकते। हम्म, कंजर्वेटिव फैमिली, आप समझ गए होगे यहाँ से। हम्म, हम्म, और उसके बाद क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है, इतना टूट जाती है वो अंदर से कि वो छोड़ के चली जाती है उस घर को। ठीक है, अब दो भागों में बटा हुआ है समाज अभी अभी हम्म, इंटरनेट एक्चुअली में। एक वो कह रहे हैं कि दो लोगों का खाना नहीं बनाया गया, कैसी औरत है। ठीक है, और हम्म, एक तरफ ये है कि यार उसके सपने होने, उसके भी तो सपने हैं, उसको भी तो पूरा करना है। ठीक हम्म, है, और उसकी भी तो जिंदगी है। ठीक है, तो अब देखो सोसाइटी को वो इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि इसमें लोग जो दूसरा वर्ग है वो ये कह रहा है भाई देख, ये तो जो बच्चियां होंगी 16-17 साल की, वो देखेंगी कि देखो कुकिंग बनाना भी हमारे लिए वो एक हम पे एक जुल्म ढाया जा रहा है एक तरीके से, जब हम खाना ही बना रहे हैं हम्म, तो गलत हम्म, मैसेज जा रहा है भाई उन बच्चों को। हम्म, तब मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है या फिर वो सोसाइटी सही राइटर या फिर जो फिल्म मेकर उसने देखा और उसके बाद यहाँ डाला। यार देखो, उसने वो दिखाया है बहुत हद तक, जो उसने कहीं ना कहीं उसने महसूस किया होगा। जो भी राइटर होगा या जो भी जिसने मूवी बनाई है, उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखी हैं, तभी उसने लिखा है। और बाकी मोस्टली जो अच्छा वर्क होता है ना आर्ट का, वो आपको बताएगा नहीं वो करना क्या है, वो आपको चीज़ें दिखा के छोड़ देगा आपके डिसीजन पे। वो बताएगा नहीं कि ये करना है, कि मतलब आपको रोटी बनानी है कि आपको अपना पाथ चूज करना है, वो नहीं बताएगा। अच्छा आर्टिस्ट का काम वो नहीं है। बहुत तक जो इस बार नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, हैन केंग की कहानी भी ऐसी है कुछ, जिस उनको मिला है, तो उसमें भी एक लेडी दिखाई गई है जो नॉन कन्फर्मिस्ट है, सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलती, वो भी अपने हिसाब से चलती है। तो राइटर ने ये नहीं बोला कि ये करना है कि ये करना है, कि सोसाइटी के हिसाब से चलना है कि नहीं चलना है। उसने दिखा दिया है, अब आप डिसाइड करो। अच्छा राइटर कभी ये नहीं बोलेगा, वो सेल्फ हेल्प हो जाता है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। सेल्फ हेल्प नहीं है वो लिटरेचर। वो दिखा देगा भाई ये होता है, ये होता है, ये हो रहा है, अब डिसाइड करो आप कि आपको क्या फॉलो करना है। तो वो वाली सोसाइटी चीज इतनी स्मार्ट नहीं है ना, नहीं है तो, ये भी तो। लेकिन यार ये बात सच है तो ये, लेकिन आपकी अंदर की अदरवाइज जो जैसे जो आवाज़ें जिनकी उठ ही नहीं रही हैं, जो आदमी अंदर, कभी कभी आदमी अंदर घुट रहा होता है, तो कैसे निकालोगे हम्म बाहर? निकाल ही नहीं पाओगे। अच्छा आर्ट का काम ही यही है कि जो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, जो चीज़ें बोली नहीं जा सकती, आर्ट का काम है उसको दिखाना। कि वहाँ साइंस फेल करती है, जहाँ साइंस फेल कर रही है वहाँ आर्ट शुरू हो रही है। आपने ना फोन पे बताया था कि हम जब हमारी बात हो रही थी जब अभी एक हफ्ते हम्म, पहले, तो आपने बताया था हम्म, आपने मोस्टली 3 लोगों को ज़्यादा पढ़ा है, मार्केज, दोस्तोयेव्स्की और टॉल्स्टॉय, है हाँ। ना? तो एक-एक करके बताओ इन तीनों में आपको क्या-क्या खास लगा आपको? डॉस्टोव्स्की जो इंसाइट्स देता है वो ह्यूमन नेचर की बहुत देता है। कि वो ये बताता है कि जो ह्यूमन नेचर है बहुत ग्रे है, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड वाइट है। जैसे अगर हमें रवि जी दिखाई दे रहे हैं, तो अभी जैसे हमें जो रवि जी का एक चेहरा दिखाई दे रहा है, ये एक चेहरा है रवि जी का। हुँ, ठीक है, और भी चेहरे हो सकते हैं रवि जी के जो हमें नहीं दिखाई दे रहे अभी। ठीक है, मोस्टली वो एडवर्स कंडीशन से बाहर आएंगे। ठीक है, लेकिन वो भी एक चेहरा ही है। तो मतलब एक ही इंसान के अंदर कई चेहरे हो सकते हैं, उसका मिला जुला के एक एवरेज बनता है इंसान। तो डॉस्टोव्स्की कह रहा है जो ह्यूमंस हैं वो ग्रे हैं, ब्लैक और वाइट नहीं है। ऐसा नहीं कि एक इंसान बहुत अच्छा है, नॉर्मली हम एक कैटेगरी बना लेते हैं, एक इंसान बहुत अच्छा है या एक इंसान बहुत बुरा है। तो हुँ, वो कह रहा है कि भाई आदमी ग्रे है, मिक्स है उसके अंदर। एक आदमी जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसमें हो सकता है कुछ बुराइयां भी हों, एक आदमी जो आपको बहुत बुरा लग रहा है हो सकता है उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छाइयाँ भी हों। तो पहला चीज़ ये तो ह्यूमन नेचर की काफ़ी उसको इंसाइट्स हैं। मतलब अगर आप साइकोलॉजी समझना चाहते हो, ह्यूमन नेचर की डेप्थ में जाना चाहते हो, ये वाले क्वेश्चंस आपके अंदर हैं, फ्री विल, फिलॉसफी, मोरालिटी, इन सब पे डॉस्टोव्स्की काम करेगा, मीनिंग ऑफ लाइफ पे। यहाँ डॉस्टोव्स्की ऊपर चला जाता है बहुत। इनफैक्ट फ्रॉइड ने अपनी बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो डॉस्टोव्स्की को पढ़ के ही बनाई हैं।
उसकी डॉस्टोव्स्की की किताब है ब्रदर कारामाज़ोव। ब्रदर कारामाज़ोव फ्रॉइड की फेवरेट किताब है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेवरेट किताब है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेवरेट किताब है वो। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों? की फेवरेट किताब न्यूटन की नहीं है डॉस्टोव्स्की नहीं, ब्रदर आपने आपने कारामाज़ोव है। पढ़ी है? आपने हाँ पढ़ी मैंने किताब? पढ़ी है, हाँ मैंने पढ़ी है। अच्छा, थोड़ा एक बार बता नहीं, सकते हो 2-3 उसके बार बारे पढ़ी में, है। लाइक थोड़ा बता सकते हो? स्टोरी मत बताना, बस बताओ कि क्यों ये इतनी, क्योंकि मैंने ना जॉर्डन पीटरसन की शायद एक, जॉर्डन पीटरसन को तो आप जानते ही होंगे, एक बाहर का मतलब लेक्स पता है फ्रिडमैन के मुझे, पॉड मैं वीडियो हाँ, भी बनाया हुआ है उसका। लेक्स फ्रिडमैन के एक पॉडकास्ट पे शायद वो बात कर रहे थे इस बुक के बारे में, और वो कहते हैं कि अभी तक की सबसे ग्रेटेस्ट किताब है ये। ग्रेटेस्ट कहना थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं बोलूँगा ग्रेटेस्ट तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन हाँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। तो लेकिन हाँ, बुक पावरफुल है। मतलब 3 भाइयों की कहानी है ये। एक भाई समझ सकते हो, मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँ, एक भाई आपके दिमाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, अथीस्ट है, लॉजिकल है, क्रिटिकल एनालिसिस करता है। वो गॉड को और गॉड की बनाई हुई दुनिया को रिजेक्ट कर रहा है। ओके। इस भाई का नाम है इवैन। एक भाई है जो बहुत ही सेंसुअल प्लेजर्स में रहता है। उसको 3 चीज़ों का शौक है, वाइन, वुमेन, वेल्थ। 3 डब्ल्यू का शौक है। वेल्थ का भी खैर इतना नहीं है, मतलब हाँ वेल्थ का वैसे शौक है कि पैसा इकट्ठा कर लेगा, उड़ा देगा। आज आपने उसको लाख रुपए दिया, शाम तक लाख रुपए गए। ठीक है, तो वो सिर्फ हीडोनिस्टिक प्लेयर्स में रहता है, प्लेयर्स ऑफ फ्लैश, कि एंजॉय करो जिंदगी, मजे मजे मारो, कोई टेंशन नहीं है। ये ऐसा है और बहुत वायलेंट है, एग्रेसिव है। ठीक है, तो वायलेंट एग्रेसिव टाइप का आदमी है, बहुत ही इमोशनली इंपल्सिव है। दिमाग खराब हो गया तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनता, ऐसा है। ठीक है, मार पीट कर देगा, माल लगा देगा, ये सब काम करेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का आदमी है। ये बिल्कुल वैसा है, इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्पल्सिव है, समझ लो दिल से चलता है सिर्फ, ये ओके। दिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा जो है उसका नाम है एलेक्सी। एलेक्सी कैसा है, वो मॉन्क है, संत टाइप का आदमी है, वो मोनेस्ट्री में रहता है, वो सब छोड़ छाड़ अच्छा। देता है घर भर, वो आत्मा परमात्मा की तलाश में है। ये 3 भाई हैं, तो वो सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवैन आपके दिमाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमिट्री आपकी दिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा जो एग्जी है एलेक्सी। वो आपकी सोल को, आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी जो प्यास है वो आत्मा की है। वो बड़े बड़े क्वेश्चंस करता है गॉड को, लव को, इस पे, मतलब वो तो हार्डकोर बिलीवर है, गॉड में बिलीव करता है। तो ये 3 भाइयों की कहानी है और 3 भाइयों की जर्नी दिखाई है इसमें, और उसके थ्रू वो राइटर बहुत चीज़ें दिखाएगा, बहुत तरह के इमोशंस प्रोवोक करेगा। इनका जो फादर होता है, जो इनके पिताजी हैं, ठीक है, वो बहुत ही मतलब वैसे इंसान है, मतलब क्या समझाऊँ मैं आपको, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। उन्हें भी नहीं, ये भी नहीं पता कि ये लड़के मेरे कौन है, कौन मेरा लड़का, कौन मेरा लड़का नहीं है। अच्छा। मतलब उनके जो तीनों लड़कों को एक नौकर ने पाला है। चिल गए हैं पूरे। हाँ, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में। मतलब जब उनकी बीवी की डेथ हो जाती है तो घर में अपने ब्रोथल बना देते हैं। तो बीवी मरी है, वो घर पे आके ब्रोथल बना दिया, उन्हें मतलब ही नहीं है। और जब लड़का उनका, मैंने बोला था नौकर पालते हैं, लड़का जब बड़ा हो जाता है एलेक्सी, तो वो आके कहता है कि पिताजी मैं अपनी मदर की कब्र पे जाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, वो जाना चाहता था, उसको याद आती थी मदर की, जब आपकी वो होती है डेथ एनिवर्सरी। तो वो कहता है किसकी बात कर रहे हो? वो कह रहा किसकी बात कर रहे हो भाई, कौन कौन मदर तुम्हारी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें भी नहीं पहचानता। शराब पी हुई है डिमेंशिया तो नहीं? नशे में? ये शराब बहुत डिमेंशिया। पीता था वो, शराब रात अच्छा, को 2 अच्छा। पैक लगा लेता था तो 2 तो पैक तो नहीं, वो तो आधी बोतल पी लेता था। शाम को पहुंच गया वो एलेक्सी कि पिताजी मैं आ गया हूँ, दूसरे शहर में रहता था, बड़ा हो गया, 20-21 साल का है। तो वो तो पहचान ही नहीं पाता कौन है ये, लड़के को नहीं पहचान पा रहा। फिर बड़ी मुश्किल से लड़के को पहचाना, उसके नौकर ने बताया तो आपका लड़का है। एलेक्सी बड़ा हो गया, कह रहे अच्छा लड़का है मेरा। तो कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि कल मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, मुझे बताओ कहाँ पे दफनाया है। वो कहता मुझे तो पता ही नहीं किसकी कौन, किसकी माँ। तो नौकर ने फिर बताया कि भाई वहाँ पे तेरी माँ को दफनाया, नौकर ने दिखाया उसको। तो ऐसा बाप है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि दोस्तोयेवस्की जब लिख रहा था तब तो ये सब चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई थी, डिमेंशिया वगैरह, अल्जाइमर वगैरह। हाँ तो मे हाँ, बी वो ट्रेड्स रहते होंगे, उसका नहीं कोई नाम डिमेंशिया नहीं नहीं है था होता। उसको, एक्चुअली डिमेंशिया नहीं था। शराब बहुत पी रखी थी उसने, बहुत ज्यादा पी ली थी, नशे में धुत था वो, नशे मान में लो धुत रहता होता था भी वो। मान लो हाँ होता हो भी तो सकता है, दोस्तोयेवस्की हो कैसे सकता बताता? कैसे है, बताता ऑब्वियसली नाम दोस्तोयेवस्की? नहीं थे, टर्मिनोलॉजी नहीं थी। हाँ। तो बहुत तरीके से वो दिखाएगा, मतलब काफी चीजें दिखाता है वो ह्यूमन नेचर के बारे में, बहुत ज्यादा उसकी डेप्थ है उसके अंदर, राइटिंग्स में उसकी। हुँ। तो और खाली यही नहीं, एक्चुअली डॉस्टोव्स्की के साथ ये था, डॉस्टोव्स्की एक नॉर्मल राइटर नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखो डॉस्टोव्स्की एक ऐसा राइटर है जिसको बोलते हैं, इसको ना मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो उस टाइम के लिए कहते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए कुछ मिस्टिकल विजन्स होते थे, समझो, जो एक तरह से एनलाइटमेंट वाली बात हो गई, वॉली स्टेट की, मतलब जो डिवाइन है वो उसके तरह से उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, डिवाइन एक्सपीरियंस। तो उस स्टेट से जब वो बाहर आता था ना डॉस्टोव्स्की,
तो वो कुछ अलग विजन्स और एक्सपीरियंस लेके आता था, तो इसलिए वो नॉर्मल राइटर नहीं है। मतलब आप उसको नॉर्मल राइटर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी राइटिंग्स ऐसी है नहीं है। मतलब उसके जो थॉट्स हैं, जो सोच पा रहा है ना, नॉर्मल ह्यूमंस के, नॉर्मल ह्यूमन कंसीव ही नहीं कर सकता वो, उतने आपके रडार कैच ही नहीं कर पाएगा। उसकी एक शॉर्ट स्टोरी है, ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन, ठीक है, अगर मुझे ठीक से याद है नाम, तो मुझे लग रहा मुझे डिमेंशिया हो गया। तो उसमें वो दूसरे, बोलो। उसमें एक आदमी होता है, वो करने जा रहा होता है, गोली लगा लेता है मारने के लिए, लेकिन कुछ सोच के थोड़ी देर के लिए रख देता है, आंख बंद कर लेता है, आंख बंद करता, सपना आता है, दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाता है। अब उस प्लेनेट पे अर्थ वाले कोई रूल लागू नहीं हो रहे, वहाँ लोग सब बहुत खुश हैं, प्यार से रहते हैं, बिल्कुल शांति से रहते हैं, बहुत प्यारी प्यार है, प्यारी प्यार है। तो दुनिया का अलग देख के आता है, फिर जब उस दुनिया को देख के वापस आता है ना, तो फिर वो अपना आइडिया ड्रॉप करता है सुसाइड करने का। लेकिन वो जो उसने दुनिया लिखी है ना, वो वाली जिस प्लेनेट पे वो गया था, आप दिमाग घूम जाएगा आपका। मतलब एक आदमी इतना सोच कैसे पा रहा है कि ऐसी दुनिया हो सकती है? वो भी सोचो 200-250 साल पहले का आदमी है, तब तो कोई ये ड्यून और ये सब नहीं आई थी आपकी, इंटरस्टेलर वगैरह। बिल्कुल। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ें कंसीव करता था वो, मतलब था यार, वो बंदा गिफ्टेड था, वो तो गिफ्टेड भी था। और बहुत तक जहाँ पे नीच से खत्म होता है, वहाँ डॉस्टोव्स्की स्टार्ट होता है, बहुत डेप्थ है उसके अंदर। अच्छा, जो मार्केस थे, उनकी एक रील बनाई थी आपने कि उनको इंटरव्यू के 30 लाख रुपए मिलते हैं 1 घंटे के, ऐसा कुछ आपने मार्केस के ऊपर ही बनाया था। मिलते थे। हाँ, और वो आपका वो रील ही सबसे पहले वायरल हुआ खतरनाक तरीके से, शायद वो पहला रील था। तो मार्केस की राइटिंग के बारे में बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ऑब्सेस्ड हो पूरी तरीके से। मार्केस ब्रिलियंट राइटर है। डॉस्टोव्स्की इज अबाउट रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब होता है कि जो मैं देख रहा हूँ मैंने वो लिख दिया है। ऑब्वियसली कुछ गोल के साथ लिखा है मैंने, कुछ मैसेजेस हैं मेरे जो मैं देना चाहता हूँ, पर वो रशियन लिटरेचर रियलिज्म है, फादर ऑफ रियलिज्म बोलते हैं, बाप है वो रियलिज्म का। रशियन लिटरेचर जो होता है बिल्कुल उठा के लिख देते हैं वो, और बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, बहुत डिटेल में चले जाएंगे, इतना डिटेल में जाएंगे कि टॉलस्टॉय ने शेक्सपियर को पढ़ के बोला था ये तो राइटर ही नहीं है, ये कोई राइटर है। सोचो शेक्सपियर को बोल रहा है टॉलस्टॉय, ये कोई राइटर है क्या? लेकिन ये इतने हवा मोड़ते रहते हैं उसको ले लेके, यूरोप वाले कह रहे राइटर नहीं है ये, क्या लिखता है ये, कैरेक्टर तो बना नहीं पाता है ढंग का। ये बोल रहा है टॉलस्टॉय शेक्सपियर के लिए, जिसको इतना बड़ा वो मानते हैं। क्योंकि टॉलस्टॉय की किताब पढ़ोगे आप, वॉर एंड पीस किताब है, अगर आप डालोगे ना गूगल पे टॉप 5 लिटरेचर बुक्स ऑफ ऑल टाइम, उसमें 2 किताबें टॉलस्टॉय की आती हैं, एक वॉर एंड पीस, एक एना कैरेनिना। हमारी जो इंडिया में करीना कपूर है ना, उसका नाम एना कैरेनिना से ही पढ़ा है, उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, वो किताब पढ़ रही थी। ठीक है, तो अब ये देखो वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना 1000 पेज की किताब है, क्योंकि वो कैरेक्टर इतने ज़्यादा बनाता है, उसके इतने लंबे लंबे डिटेल में कैरेक्टर बनाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे नहीं। शेक्सपियर के कैरेक्टर बहुत छोटे से होते हैं, बड़ी जल्दी दिमाग से चले जाएंगे। शेक्सपियर की जो कहानी है स्टोरी बेस्ड है, कैरेक्टर उतने स्ट्रॉन्ग बनाता नहीं है वो, ये कैरेक्टर पे ज़्यादा बनाता है टॉलस्टॉय। ये रशियन राइटर सारे ऐसे ही हैं मोस्टली, जैसे डॉस्टोव्स्की है, और ये हो गया चिकोव भी है, चिकोव तो खैर शॉर्ट स्टोरी राइटर है, बट जनरली बता रहा हूँ आपको, टॉलस्टॉय डॉस्टोव्स्की ज़्यादा जाइंट्स हैं वहाँ पे। तो अब ये लिखते हैं रियलिज्म पे, कि जो हमें दुनिया दिख रही है वो उठा के लिख दो, और बहुत डिटेल में लिखते जाओ, ग्रंथ से लिख देंगे बड़े बड़े। मार्केज है मैजिकल रियलिज्म, वो रियलिज्म तो लिखेगा लेकिन उसमें मैजिक भी ऐड कर देगा। कि जैसे रवि जी बैठे, रवि जी जब अभी अब अगर मुझे आपके बारे में लिखना है कि आप बैठे हो, मुझे डिस्क्राइब करना है, तो डॉस्टोव्स्की ऐसे लिखेगा कि ये बैठे हैं, नीले रंग की इन्होंने हाई नेक पहनी हुई है, चश्मा इन्होंने लगा रखा है, आंखें इनकी ऐसी हैं, नाक इनकी ऐसी है, हेडफोन ऐसे, डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। ये रियलिज्म है, ठीक है। लेकिन वो अगर ये चीज अगर मार्केज लिखेगा तो मार्केज ऐसा ही लिखेगा। मार्केज लिखेगा जो इनके हेडफोन है ये मार्स तक की आवाज पकड़ लेते हैं बैठे बैठे यहाँ से। इनका जो हेडफोन है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो हेडफोन है इनका, वो इनसे बातें भी करता है, आपसे बातें करता है। अब वो उसने मैजिक भी डाल दिया है। इनके जो चश्मे हैं, ये अभी जो आपने चश्मा लगा रखा है, ये चश्मा इनका रवि जी का नॉर्मल नहीं है, इससे साहिल की आत्मा भी देख पा रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं साहिल जी से वीडियो में, इनको साहिल जी की बॉडी खुशबू भी आ रही है। वाह। ठीक है, तो उसने कॉफिन खोला, अब जैसे डॉस्टोव्स्की लिख रहा है, मान लो कब्र खोली तो डॉस्टोव्स्की लिख देगा अरे कब्र में से स्मेल आ रही है, लाश गल गई है, वो ऐसे लिखेगा रियलिज्म जो होता है। मार्केस ऐसे नहीं लिखेगा। मार्केस क्या, वो खुली कब्र, मान लो उसकी कोई प्रेमिका थी, बिलवेड थी, तो उसमें से गुलाबों की खुशबू आ रही है, कब्र खोलते गुलाबी खुशबू आ रही है, मैजिक डाल दिया उसने। ठीक है, तो रिलेट कर पाते हो, मतलब जब हम मैजिकल रियलिज्म पढ़ते हैं रिलेट कर पाते हैं, ये तो बहुत ही, क्योंकि
एक्सपीरियंस भी इसमें तो खुद के होते हैं। नहीं, ये वो इसलिए डालता है ताकि वो एक्सपीरियंस आपके अंदर अंदर जाए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब बेवजह नहीं डालेगा वो, आपको कुछ वहाँ रेलेवेंस भी होना चाहिए तभी डालेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी 100 ईयर सॉलिट्यूड है, जिसकी वजह से उसको मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है, 100 ईयर सॉलिट्यूड, हिंदी में ट्रांसलेशन है एकाकीपन के 100 वर्ष, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लोग पूछेंगे हिंदी का बता दो। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो मतलब बड़ा पावरफुल सा बंदा है, शरीर से बहुत ताकतवर है, जोश बुंदिया। अब मुझे अगर ये दिखाना है कि वो बहुत ताकतवर है तो कैसे दिखाऊंगा? एक तरीका तो यही दिखाता रहूं कि लंबा चौड़ा है और ऐसा मस्कुलर सा है, ये है वो है। अब उसने थोड़ा वो आगे जाएगा उससे, ये तो रियलिज्म हो गया कि जैसा मैंने वैसा बता दिया, ताकतवर है, ये है वो है। उसने कैसे डाला, जब वो मरता है ना कहानी में, जब वो मरता है, एक तो पहले तो उसने डाला कि जब वो घर में एंटर कर रहा है तो घर में भूकंप आ गया। अब भूकंप तो आता नहीं है, ऐसा ना कोई आदमी आ जाएगा भूकंप आ तो जाएगा, मेटाफोर हो सकता है। मेटाफर है आपको दिखाने के लिए कि भाई वो इतना बड़ा आदमी है कि वो एंटर कर रहा है तो हिल रहे हैं लोग, मतलब कहीं जा रहा है, उसने जो सांड होता है सांड को बीच में पकड़ के चीड़ दिया उसने, समझ गए, मैंने बताने के लिए कि भाई आपको जैसे कि दिखाने के लिए। आपने अपनी किताब में किया था शॉर्ट स्टोरी में, हाँ हाँ लॉस में। हाँ, वो एक तरह का मैजिकल रियलिज्म था, क्योंकि मार्केस ने ये वाला नहीं किया, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ताकि कनेक्ट कर पाओ कि आदमी में कितनी ताकत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आदमी सांड को चीड़ देगा बीच में से, लेकिन बताने के लिए। ठीक है, अब जैसे उसने दिखाया कि वो एक बड़ा, मतलब उसने दिखाना कि कहानी में उसके मरते ही कहानी में जान निकल गई, तो कैसे दिखाओगे? एक बड़ा आदमी मरा है, कोई बहुत बड़ा आदमी मरा है, कैसे दिखाओगे? जो मरता है ना कहानी में, जो खून निकलता है ना, खून पूरे शहर में बहता हुआ जा रहा है, तो इतना ताकतवर आदमी मरा है कि पूरे शहर में खून बह रहा है उसके। उसकी माँ होती है दूसरे वाले घर में, वो तो बाहर रहता था कब्रिस्तान के पास। ठीक है, क्योंकि वो उसके थोड़े कर्म ऐसे होते हैं, उसको शहर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा बैड एस टाइप का आदमी है, उसको लाइक नहीं करते लोग, तो उसको शहर के बाहर निकाल देते हैं। अब उसकी माँ तो शहर में रहती थी, वहां तक खून पहुंच जाता है, माँ किचन में होती है, तो वहां तक खून पहुंचता है, माँ देखती है, वो पहचान जाती है लड़के का खून है, तो भाग रही है पूरे शहर में वो भी। ठीक है, तो मतलब ये दिखाया गया जब वो मरता है ना, तो मतलब काफी इम्पैक्ट है, मतलब इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं कि भैया तुम्हें मालूम पड़े कि वो जो मरा है वो नॉर्मल आदमी नहीं है, लार्जर देन लाइफ करेक्टर है। तो ये वाला ये मैजिकल रियलिज्म है। अच्छा, आपने ना एक स्टोरी डाली थी, पता नहीं आप हम पहली बार जब हमने कॉल पे बात करी थी, तब हमने डिस्कस किया था शायद, या फिर पता नहीं आपने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी कि एक लड़की होती है, वो सड़क पे पड़ी रहती है, वो मरने ही वाली होती है और फिर वहाँ से वो सब कुछ देख रही है, ऐसा कुछ हाँ हाँ था। हाँ वो भी हाँ, मार्केस की वो है स्टोरी? नहीं 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 नहीं, वो स्टोरी उनकी है, एलिफ शफाक की। अच्छा। एलिफ शफाक एक राइटर है, टर्किश राइटर है, अब तो इंग्लैंड में रहती है। तो उन्होंने एक राइटिंग उनकी थी, 10 10 10 मिनट्स 38 सेकंड्स करके था। उसमें ये था कि भाई जैसे हमारा जब ब्रेन बंद हो जाता है ना, आदमी जब मरता है, ठीक है, तो जब ब्रेन डेड पे ही आप बोलते हो कि डेथ हो गई है, क्लिनिकली जब तक ब्रेन डेड नहीं है आदमी डेड नहीं है। जब आपका हार्ट रुक गया तो उसके बाद कुछ 3 4 मिनट लगते हैं ब्रेन को डेड होने में। ओके। ठीक है, मतलब जब आज मेरा हार्ट रुकता है ना, तो एकदम से नहीं मर जाऊंगा मैं, ब्रेन में ब्लड है मेरे भी, थोड़ी देर तक तो 3 4 मिनट लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप मरूंगा, वो प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आदमी जिंदा है और खत्म हो गया, ऑन ऑफ नहीं है, मतलब बल्ब की तरह नहीं ऑन ऑफ है, वो प्रोसेस है, कंटिन्यूम है। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट लगते हैं, कभी कुछ केस में उसने 10 मिनट तक बता दिया। एलिफ शफाक ने लिखा, वो लड़की है, वो सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्कर है, इस्तांबुल में रहती है, उसको वो मर जाती है, उसको उठा के कूड़ेदान के डब्बे में फेंक देते हैं शहर के बाहर। ठीक है, अब उसका दिल रुक चुका है, लेकिन अभी 10 मिनट है, ब्रेन नहीं रुका है, ब्रेन काम कर रहा है। तो हर 1 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट है ना, तो हर 1 मिनट में वो क्या करते हैं, वो पीछे जाएगी। नॉर्मली होता है जब हम मरते हैं ना, तो देखा गया जब ब्रेन चल रहा है, जितना जो टाइम हमारे पास है 4 5 जो भी मिनट का टाइम है, उसमें जितनी हमारी पूरी जिंदगी होती है पूरी फ्लैशबैक करती है, पूरी करती है। ठीक है, तो उसकी पूरी लाइफ फ्लैशबैक कर रही है। तो जहाँ से वो पैदा हुई है, डे 1 से जहाँ से पैदा हुई है, और तब से लेके अब तक, जब से पैदा हुई है तब से लेके वो जब तक वो मरी है, पूरा उसकी पूरी जर्नी है वो दिखाई है। वाओ। तो ये इसकी बहुत अच्छी किताब है, राइटर बहुत अच्छी है वो, एलिफ शफाक, मतलब फीमेल राइटर में सबसे फेमस राइटर मेरी एलिफ शफाक ही है। तो उनकी भी वाओ। किताब थी देयर रिवर्स इन स्काई, वो भी बहुत अच्छी किताब है, पानी की एक बूंद के ऊपर किताब है, मैंने बताई था आपको। हाँ हाँ, वाटर की मेमोरी वाली जो हाँ, आपने रील पानी के बनाई ऊपर, थी। पानी की एक बूंद से उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कैरेक्टर्स को वो करा है, कनेक्ट किया है। एक 2,500 साल पहले का आदमी है, एक आज से 400 500 साल पहले का आदमी है, एक अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का आदमी है। तीनों अलग अलग टाइम पीरियड के लोगों को उन्होंने पानी की एक बूंद से कनेक्ट किया है। तो ये पावर है वैसे यार। कहा भी जाता है ना, जो पानी हम पी रहे हैं वो हो सकता है डायनासोर के बॉडी से निकला हो कभी, क्योंकि पानी तो पानी है। हाँ, वो तो आइटम मॉलिक उस सेंस में बोलने में बैठोगे तो हो सकता है, तो वैसे तो बोलते ही, जो आप जो आज आप सांस ले रहे हो, ऐसे तो फिर हो सकता है वही मॉलिक्यूल वो आइंस्टाइन की बॉडी से भी निकले हो, वही न्यूटन ने भी उसको करा हो, मतलब अगर ऐसे देखने बैठोगे तो हो बहुत चीजें सकता है।
बट उन्होंने मतलब एक अच्छा उसको यूज किया है पानी को, और उन्होंने काफी चीजें कवर करी है, खाली यही नहीं कवर किया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करी है, आने वाले टाइम में रिवर को लेके, पानी को लेके वर्ल्ड में कैसे क्राइसिस होंगी, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के इश्यूज भी कवर किए उन्होंने। अच्छा गुड बुक, वैसे भी अच्छी राइटर है। अच्छा अभी भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं? हाँ हाँ अभी, हाँ जो आप हाँ बता रहे थे बिल्कुल। सबस्टैक जो है, उन्होंने आपका मतलब शायद रील लाइक करी थी कोई, हाँ आपने रील उन्होंने बनाई? लाइक की थी। हाँ तो अभी तो वो तो अब जिंदा है, आई थिंक अराउंड होंगी, समवेयर अराउंड 60-65, वाह, शी इज अलाइव। गुड। एंड देन फिर टॉल्स्टॉय की बताओ, आपकी लाइक उस उनमें क्या, क्योंकि आपने बताया अभी कि शेक्सपियर तक को उन्होंने देखो मतलब कह दिया था। टॉल्स्टॉय का ऐसा, टॉल्स्टॉय पैदा हुए थे बहुत रईस घर में, वो थे काउंट। काउंट का मतलब होता है, समझ लो एक तरह से राजकुमार टाइप का, वहाँ रशिया में काउंट वर्ड यूज होता था, ठीक है, मतलब बड़े रईस खानदान से, एरिस्टोक्रेट होते हैं, एरिस्टोक्रेट, बड़े रईस वईस थे, राजा के बिल्कुल आसपास रहने वाले लोग, समझ लो उस टाइप के थे। तो उस टाइप के घर में पैदा हुए थे, तो रईस खानदान किससे थे, तो उनकी कहानियों में आपको रईसों की कहानियां दिखाई देंगी, रईसों की बातें हो रही हैं। वॉर एंड पीस में भी ऐसा ही है, उसमें भी ऐसा ही है। फिर शॉर्ट स्टोरी में थोड़ी चीजें अलग भी हैं, बट मोस्टली वो थोड़ा रिच चीजों को ज्यादा कवर करते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन करोगे डॉस्टोवस्की, डॉस्टोवस्की गरीबों को ज्यादा दिखाएंगे, डॉस्टोवस्की दिखाएगा वीक और वल्नरेबल को, गरीब आदमी को, दबा कुचला आदमी है, शराबी आदमी है, या कोई वर्कर है जिसको कोई पूछ नहीं रहा, समझ लो, मतलब जिस पे पैसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कंगाल है, जाके आदमी बिल्कुल दुखी हो रखा है, घर में कोई खाने को पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बैठा हुआ है एक क्लब में बैठा है, बार में बैठा है, दारू पी रहा है और बड़बड़ कर रहा है, और लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर कि साला शराबी आदमी है। लोग कैसे कह रहे हैं कि शराबी आदमी आ गया, ठीक है, और वो अपनी अपनी कहानियां रोए जा रहा है, बैठा हुआ रोए जा रहा है कि कोई मेरी सुन ले, बड़बड़ कर रहा है, बोले जा रहा है बहुत देर तक, ठीक है। तो उसमें दोस्तोवस्की ऐसे आदमी को दिखाएगा, और फिर वो ये दिखाएगा जो उसकी लड़की है कैसे उसको मजबूरी में उसको एज अ काम करना पड़ रहा है। भाई ये लोग सोसाइटी में, हम जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा कोई आदमी बहुत ज़्यादा बड़ा ही नशेबाज हो, वो एक्सेसिवली ड्रंकर्ड है, तो आप देखोगे आप सोसाइटी थोड़ा उसको आइसोलेट करेगी। सुबह से ही अगर आप शराब पीने शुरू हो जाए, रात तक पियेंगे, तो आप कटेंगे, लोग आपसे कटेंगे, आइसोलेट करेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसी जैसे वर्कर्स है, उनको भी, उन पर भी कोई बात नहीं कर रहा, तो उसको भी साइड में कर दिया, और जिनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी साइड में कर देते हैं हम, ठीक है, जो बड़ी जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डॉस्टोवस्की उन वीक और वल्नरेबल के बारे में लिखेगा जिन पे कोई नहीं लिख रहा, ठीक है। टॉल्स्टॉय की कहानी में आपको इस तरह के कैरेक्टर कम दिखाई देंगे, उसमें थोड़ा ऐसा दिखाई देगा कि पैसे वाला है बहुत, सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो बोर हो गया जिंदगी में। वो कहानी में एक वॉर एंड पीस है, वॉर एंड पीस में जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है एंड्रयू करके, रशिया में, रशियन बुक में उसको एंड्रे लिखा है, मैं तो ट्रांसलेशन पढ़ा ना इंग्लिश में, ओरिजिनल रशियन तो पढ़ी नहीं मैंने, तो कहीं जगह एंड्रयू है, कहीं जगह एंड्रे, नाम का थोड़ा चक्कर रहता है। अब वो एंड्रयू बहुत रईस खानदान का है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो जिंदगी से बोर हो गया है, बोर हो गया जिंदगी से। उससे वो कहता है, उससे एक लड़का आता है पूछने, वो अराउंड होगा 28-30 साल का, खुद लड़का होता है 19-20 साल का। अब उस जमाने में तो 30 साल बहुत बड़ी उम्र मानी जाती थी, मेरी उम्र में तो आधी ऊपर पहुंच जाता था। आपकी उम्र में अभी कितनी एज आपकी? 27। तो आपकी एज में आप उनके हिसाब से बूढ़े हो चुके हो, उनके हिसाब से, ठीक है, उस हाँ। टाइम के हिसाब से। इतनी लंबी लाइफ नहीं थी ना लोगों की, वॉर होता था, हम लोग मर जाते थे बहुत जल्दी, एवरेज लाइफ ही बहुत कम थी। तो वो 28-30 साल का है एंड्रयू, और एक जो लड़का उससे पूछने आया, राय लेने आया, वो ऐसी 22-23 साल का, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उससे पूछता है शादी कर लूँ एंड्रयू से, तो वो कहता है जिंदगी में शादी तब करना है जब कुछ ना बचे करने के लिए, कुछ ना बचे ना तो जिंदगी में शादी कर लियो। तो उसको एडवाइस देता है, ठीक है। एक्चुअली में वो जो एंड्रयू कैरेक्टर है खुद टॉल्स्टॉय है, टॉल्स्टॉय की भी मैरिड लाइफ बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, घर वाले छोड़ के चले गए थे एंड में, तो 13 बच्चे थे उनके, एंड में 20 बच्चों से दुखी हो गए, सब छोड़ घर चले गए थे, घर छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो अब जो एंड्रयू है, आप देखो, वो उसको तो बोलता है ये बात कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लाइफ में करूँ क्या, तो कहता है वॉर कर लेते हैं, एक्साइटिंग है, कुछ तो मिल रहा है भाई, हमें आदमी को बोरियत नहीं चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ तो एक्साइटमेंट हो रहा है ना, सफरिंग में भी एक्साइटमेंट होता है, थ्रिल चाहिए। हाँ, थ्रिल है ना उसमें भी, भले ही इसमें नेगेटिव थ्रिल है, पेन वाला है, लेकिन बोर तो नहीं है हम, बोर में तो कुछ नहीं हो रहा। इसलिए तो डॉस्टोवस्की लिखता है कि ह्यूमंस आर पैशनेटली इन लव विद देयर सफरिंग एज वेल। उसमें भी कुछ है, तो भाई आपने देखा लोग, आप कई लोग कहते हैं यार ये बंदा अपने जब देखो रोता ही रहता है, अपने दुखड़े ही रोता रहता है, उसमें मजा आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम ये बोला भी जाता है जो हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स हैं वो हमारे वो हैं सबसे सैडेस्ट है लिटरेचर में, ठीक है। तो अब वो बोर है, क्या करे, तो उसमें वॉर कर लेते हैं, वॉर, वो बैठा हुआ है, वॉर होगा तो थ्रिल आएगा, कुछ मजा आएगा, एक्साइटिंग हो जाएगी जिंदगी, तो उस तरह से उसने वो लिख रहा है, ठीक है। क्योंकि टॉल्स्टॉय ने भी जिंदगी जी, टॉल्स्टॉय ने वॉर लड़ा था, वो एंड्रयू कैरेक्टर टॉल्स्टॉय का ही कैरेक्टर है,
अच्छा। तो टॉल्स्टॉय ऐसी कहानी लिखेगा। तो मतलब जो रईसों के संग जो इस तरह की दिक्कतें हैं कि हम तो यार सब कुछ है, सब बोर वोर से हुआ है, अब कुछ एक्साइटमेंट तो लाओ जिंदगी में, चलो वॉर ही करवा दो। हाँ, ह्यूमन प्लेजर्स के अराउंड। हाँ, तो वो आप अगर आप पढ़ोगे टॉल्स्टॉय को तो आपको बहुत तक करंट या जियो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के सिनेरियो भी दिखाई देंगे, ऐसा क्यों होता है बहुत हद तक। हाँ। कहीं ना कहीं वो हाँ, एक जब बोर्डम जो है टॉप ना, पे टॉप पे पहुँचने के बाद कैसा अकेला महसूस होता है, बोर्डम महसूस यार होता है। मतलब आप देखोगे ये चीज बार बार आती है, और ऐसा नहीं मतलब कहीं ना कहीं जो जो ये लिटरेचर में लिखे गए हैं ना, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो ह्यूमन नेचर अभी भी सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। एनवायरमेंट के चेंज होने से फर्क पड़ता है, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किस हुँ, तरह से बिहेव करेंगे फर्क पड़ेगा, बट रूट लेवल पे हमारा बिहेवियर वही है। हुँ, वो लिटरेचर साफ साफ दिखाता है, और एंड में लेकिन वो चीज दिखाता भी है, जितना उसको फैसिनेशन था ना एंड्रयू को वॉर लड़ने का, वो लड़ने जाता है, लेकिन ठंडा हो जाता है फिर जब जाता है ना वॉर लड़ने। तो जिसका जो देख के गया था, जैसे मूवीज में देखते हैं ना कि क्या होगा, वॉर होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होता नहीं है। जब वो वहाँ जाता, वो भी ऐसी गया था, बहुत इंस्पायर्ड हो गया था, वॉर में ये होगा, थ्रिल सा, हीरो हीरो बनना था ना उसको भी। हीरो बनने का भी एक होता है हमारे अंदर, हमें हीरो बनना है, हुँ, लार्जर देन लाइफ। लेकिन जब वो जाता है वहाँ पे तो उसका जो इल्यूजन है ब्रेक होता है, और बहुत बुरी तरह ब्रेक होता है। उसको समझ में आता है कि लाइफ एग्जैक्टली है क्या। तो वहाँ टॉल्स्टॉय एकदम आपको रोशनी देगा कि जो आप सोच रहे हो, एस्पायर कर रहे हो, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, जब वो होता है तो फिर क्या होता है। हुँ। तो टॉल्स्टॉय वाह! इस तरह से। मैंने अभी तक एना जितने कैरेनिना भी लेकिन ज़्यादा अच्छी है। क्या कह रहे एना हो किसकी? कैरेनिना एना हाँ, कैरेनिना ज़्यादा अच्छी है। ओके। उसके उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? एना कैरेनिना कैसे है कि उसमें एक बंदी है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, हुआ क्यों, उसने ये दिखाया, क्यों हुआ, ये कोई नहीं दिखाता। ये तो दिखा देते हैं हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर बाद में कलेश हो गया, दिखा दिया। क्यों हुआ, उसने क्यों किया, उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्यों कर रही है वो लेडी, वो दिखा रहा है वो। ओके। क्योंकि जो जो शादी है वो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए करी गई है, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, कि भैया उसमें मैंने बोला वो रईसों के ऊपर कहानी लिखता था। एना कैरेनिना कैरेक्टर है, सेंटर कैरेक्टर लेडी है, उसका जो हस्बैंड है वो बहुत पैसे वाला है, वो भी समझ लो राजकुमार सा ही है उस टाइम पे कहानी में। जो कहानी मॉस्को और पीटर्सबर्ग के राउंड ही है। रशिया में दो ही शहर है, ज्यादातर कहानियां इन्हीं के राउंड घूमती रहेंगी, मॉस्को और पीटर्सबर्ग, इन्हीं के राउंड घूमती है। ठीक है, इन्हीं के राउंड ज्यादा कहानी घूमेंगी इनकी। तो वहां पे होता है वो बहुत पैसे वाला है, बहुत रईस है, उसका अफेयर चल रहा होता है, अपनी बच्चों को पढ़ाने आती है ट्यूशन टीचर उससे। ठीक है, अच्छा। तो उसमें नहीं, सॉरी, वो उसका नहीं है, वो दूसरे एक कैरेक्टर का है, दो कहानी उसमें अलग अलग कहानी चल रही है। तो उसमें एक्स्ट्रा मेटल सब जगह दिखाए गए हैं, एक और कहानी भी है उसमें, वो मैं गलत कर गया। मतलब उसमें लेकिन आप जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की गई है कि भाई जस्टिफाई ठीक नहीं है। करेगा वो, नहीं, वो जस्टिफाई नहीं करेगा, वो सब दिखा देगा कि आदमी कर क्यों रहा है। मैंने बोला था ना, जो ग्रेट लिटरेचर है वो बताएगा नहीं सही है गलत है, वो दिखा देगा ये हो रहा है, अब आप डिसाइड कर लो सही है गलत है, ये आपके ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है दिखाना। वो ये ये कब बताएगा की नहीं बात सही है? है गलत है। कब की बात ये है ये? एना कैरेनिना लिखी है, टॉल्स्टॉय भी यार उसी का कंटेम्पररी था। दोस्तोयेवस्की के साथ का आदमी है, मतलब आई थिंक होगा 200-250 साल पहले का। मुझे ऐसा याद नहीं रहते नंबर्स के बारे में, मेरी मेमोरी बड़ी पुअर है, मुझे फैक्ट्स याद नहीं रहते, बट आई थिंक 200-250 साल का पहले का आदमी, दोनों सेम टाइम के थे, मिले कभी नहीं लेकिन सेम टाइम के थे। तो उसमें हुँ, वो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। वो जो लेडी है एना कैरेनिना, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर कहानी है, वो क्यों करती है, उसने क्या से क्यों उसने करा, स्टेप्स क्या थे, तो बहुत तक ये निकल के आ जाएगा। एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, खाली मैं एक लाइन में बता नहीं पाऊंगा। कहीं ना कहीं जो उनकी शादी हुई है वो सिर्फ सोसाइटी में दिखाने के लिए हुई है, कि वो भी अच्छे घर से है, वो आदमी भी अच्छे घर से है, तो शादी कर लो, दुनिया को लग रहा है सब बहुत खुश है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्यार नहीं है। वो बोलती भी है कि प्यार है कहाँ, तुमने प्यार किया ही कब है, तुमने तो प्यार किया ही नहीं, तुमने मुझे मटेरियल कंफर्ट्स दे दिए, बड़ा घर दे दिया, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, बट प्यार तो है ही नहीं। तो लैक ऑफ लव है। जिसकी तरफ अट्रैक्ट होती है लड़का होता है व्रॉन्स्की, व्रॉन्स्की लड़का है, ठीक है ना, वो हुँ, ऐसा है, समझ लो मैड बैड डेंजरस टाइप ऐसे होते हैं ना, थोड़े कैसेनोवा टाइप का लड़का है वो, हुँ। तो उस टाइप का है, और उससे उसका अफेयर हो जाता है, चीजें ठीक चलती हैं, और वो भी पागल है प्यार में, ऐसा नहीं वो पागल नहीं है, वो गेम नहीं खेल रहा है, सच में प्यार पागल में होता है उसके प्यार में, मतलब खुद को गोली मार लेता है उसके चक्कर में, लड़की के चक्कर में, तो वो भी दीवाना स्पॉइल है। कर दिया आपने। आपने लोगों के लिए स्पॉइल कर दी पूरी कहानी। अब नहीं नहीं, कोई नहीं आपको पढ़ेगा। spoil नहीं किया, नहीं, कहानी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, वही वो आपको मेन उसमें कहानी में जो वो है ना, वो साइकोलॉजी है, एना ओके। कैरेनिना की साइकोलॉजी क्या है, क्यों वो एक्स्ट्रा मैरिटल कर रही है, वो आपको मालूम पड़ेगा। हुँ, और जो बंदा है, जो उसका हस्बैंड है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, उस टाइम डिवोर्स नहीं होता था, डिवोर्स आसान नहीं था, आप नहीं कर अच्छा। पाते थे, दोबारा कॉल आ गया, तो उस टाइम पे आसान नहीं हुँ, था, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, इतना ईजी नहीं था, लॉक एंडर नहीं था उसमें, और चीज़ों का भी रोल है, तो उसका ऑप्शन था ही नहीं। नहीं तो कई लोग बोलते थे, जब मैंने इस पे सीरीज में आई थी एना कैरेनिना पे, अराउंड हुँ, 50% मैंने कवर कर रखी है डिटेल में, तो लोग कहते थे उसने डिवोर्स क्यों ले लिया, अगर इसकी नहीं बनती थी, अलाउड नहीं था उस टाइम, बहुत प्रॉब्लम्स थी डिवोर्स लेने में।
ठीक है, तो वो व्रोंस्की की तरफ चली जाती है, खुद को भी, लेकिन वो खुद भी प्यार में होता है, गोली मार लेता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो देखती है कि भाई इसका भी जो प्यार है वो ठंडा हो रहा है, उसका सब ऑप्शन नहीं बचता एना कैरेनिना के पास एंड में। तो एंड नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन कहानी वैसी है काफी। इन टॉल्स्टॉय की अगर सबसे अच्छी जो बुक है जो मुझे लगी है पर्सनली, एक है डेथ ऑफ इवान इलियच। ये कहानी इस चीज के ऊपर है कि आदमी के पास सब कुछ है, मतलब अच्छी नौकरी करता है, वो क्लर्क है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी कर रहा है, पैसा भी ठीक ठाक कमा रहा है, रिश्तेदार भी हैं, बीवी भी है, बच्चे भी है, सब उसकी इज्जत करते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो मर रहा है, आखिरी के मोमेंट्स में मर रहा है, उसको पता है मरने वाला हूँ। उस बंदे का नाम इवान इलियच है, तभी उसकी कहानी का नाम भी डेथ ऑफ इवान इलियच है, ठीक है, अगर मुझे याद है ठीक से, तो मतलब 7-8 साल हो गए कहानी पढ़े हुए भी, तो मैं नाम हो सकता है गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेन एसेंस यही है कहानी का, ठीक है। वो जो कैरेक्टर है, अब आप सोचो, आपको ये पता है कि आप मरने वाले हो, बीवी बच्चे भी साथ में आपके, सब हैं, पैसा भी आपने कमा रखा है, मतलब आप सोसाइटी की सब तो यूटिलिटी आपने करी है पूरी, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है, लेकिन फिर उसको एंड में रियलाइज होता है यार मतलब कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में, तो एक वो बन के रह गया, कॉग इन द व्हील, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब आप चेस का प्यादा, ठीक है, तो फिर एंड में उसकी जो डेथ होती है ना, तो उसके अंदर जो चीजें चलती हैं दिमाग में, और लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं अगल बगल वाले, जिनको वो दोस्त मान रहा है। मैंने रवि जी को बोला, रवि जी ने बोला कि साहिल जी मैं आपको बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा दोस्त हूँ, ये दोस्त हूँ, वो दोस्त हूँ, अब मेरी डेथ हो गई है, अब आपको आना है उठावनी पे, तो आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो बैठ के, यार यार कौन जाए, पॉडकास्ट ही कर लूँ मैं, आज मैं बोल दूंगा बहुत जरूरी पॉडकास्ट है, वो जो बंदा आया भाई बहुत दूर से आया, मैं कल चला जाऊंगा। और एक साहिल का कोई दोस्त है जो साहिल समझता है, उसका बचपन से दोस्त है, मतलब बिल्कुल जिगरी दोस्त है, ऐसे भी दोस्त होते हैं, जिगरी दोस्त होते हैं, और ये होते हैं, वो होते हैं, वो कह रहा है मुझे बुखार आ गया, मैं आ ही नहीं पाया, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, वो बाहर बैठा है कहीं, नहीं आ पा रहा। तो इस तरह से दिखाया, रियलिटी दिखाई है कि उसने अंदर के वो दिखाया है कि लोग सोचते कैसे हैं, मतलब हाँ उठावनी में भी जा रहे हैं, उसके उसमें भी जा रहे हैं, तो वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खड़े हुए हैं वहां जाके, ताकि हम मरे तो आ जाए कोई, हमारी बारी में भी कोई आ जाए। तो खुशवंत सिंह ने भी लिखा था, खुशवंत सिंह ने भी इसके ऊपर एक बुक लिखी थी, उनकी तो थोड़ी हिलेरियस ज्यादा है, मजाक कर देते हैं खुशवंत सिंह तो काफी अच्छी लिखी है उन्होंने, खुशवंत सिंह थोड़ा ह्यूमरस बंदे हैं, लेकिन टॉल्स्टॉय की ये कहानी काफी पावरफुल है, डेथ ऑफ ए मैन इन एज, ये पढ़नी चाहिए। फिर आपने इंडियन लिटरेचर में किन किन लोगों को एक्सप्लोर किया है? मंटो को काफी पढ़ा है मैंने, मंटो को पढ़ा है, मंटो को मैं लाइक करता हूँ काफी, मंटो इज गुड, खुशवंत सिंह इज गुड, प्रेमचंद ठीक है, प्रेमचंद की कहानी है कफन, कफन पढ़ना इट्स अ ग्रेट वर्क, मतलब बहुत अच्छा वर्क है, कि बाप बेटा हैं, शराब पीने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि उसकी बीवी मर जाती है आदमी की, मतलब बेटे की माँ मर गई है, ये मतलब ही नहीं है, शराब पीने के लिए सब जगह से पैसा इकट्ठा करके कहते हैं ये कफन चाहिए, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें पैसा नहीं है, तो गांव वाले कहते हैं ठीक है यार बीवी मर गई है तो पैसा दे देते हैं, अब मर गया तो आदमी दे ही देता है यार, थोड़ा उसमें आके सॉफ्ट कॉर्नर में, और उसका कहते हैं हम कफन लेके आएंगे, कफन कुछ नहीं लाते, दारू पी रहे हैं बैठ के बाप बेटा। जो कितना डार्क साइड दिखाया है इंसान का प्रेमचंद ने। प्रेमचंद तो बहुत रियलिस्टिक राइटर है, काफी अच्छे राइटर है, प्रेमचंद है, मंटो है, खुशवंत सिंह काफी अच्छे हैं, खुशवंत सिंह काफी, मतलब खुशवंत सिंह की एक कहानी बहुत अच्छी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, मतलब मेरे को लगता है पढ़नी चाहिए सबको, इट्स अ ग्रेट वर्क, स्पेशली जो लोग पार्टीशन के टाइम पे जिनके एंसेस्टर्स वहाँ से आए हैं, उनको वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर लेंगे उससे। ट्रेन टू पाकिस्तान है उनकी, इन द कंपनी ऑफ वुमेन है उनकी, ये सारी उनकी बहुत अच्छी राइटिंग्स है, शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छी लिखते थे, और बहुत ह्यूमरस भी है उनकी राइटिंग्स में, ये तो थोड़ी आपको लगेगा इसमें ये काफ़ी रियलिस्टिक है राइटिंग्स, ठीक है, थोड़ा उसमें आप परेशान भी हो गए उन राइटिंग्स को पढ़ के, लेकिन ये वाली जो राइटिंग्स है इनकी, एक सेकंड यार, सॉरी कॉल आ रहा था, तो एक्चुअली सिस्टर का मैं लैपटॉप दिया हुआ, तो उसकी मीटिंग्स चलती रहती है, तो कॉल आ जाते हैं बीच में, तो खुशवंत सिंह की लेकिन कुछ राइटिंग की काफ़ी वैसी भी है, मतलब आपको जिंदा दिल राइटिंग्स है, क्योंकि खुद भी इंसान भी ऐसे थे, उनसे बोला जाता था कि आप सफरिंग के बारे में लिखते तो हैं लेकिन कम लिखते हैं, ज़्यादातर आप थोड़ा उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, हंसी मजाक हो रहा है, मज़े आ रहे हैं, वो कह रहे यार मैंने सफरिंग देखी नहीं है इतनी लाइफ में, तो क्या लिखूँ, भाई राज्यसभा के MP थे वो, नॉमिनेटेड थे, हाँ, और पैसे वाले थे बहुत, और बहुत वैसे खानदान में पैदा हुए थे, प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे, तो कह रहे मैंने इतनी देखी नहीं सफरिंग में, लिख कैसे दूँ, अब सब थोड़ा डॉस्टोव्स्की बन जाएंगे, सब थोड़ा मंटो बनेंगे, ठीक है, तो जिसका जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से लिखेगा, तो और जरूरी भी यार सब एक जैसा लिटरेचर लिखेगा तो फिर वो खत्म हो जाएगी ना, वो वाली चीज है। तो ये अच्छा, आप अपने आप को, जब मैं आपसे पूछता हूँ आप बोलते हो कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, है ना, तो एक अच्छी स्टोरी को कैसे लिखा जाता है, लाइक क्या रेसिपी होती है, और कैसे
जैसे वो कैरेक्टर रचे जाते हैं, जैसे कि दोस्तोयेवस्की हो गए या फिर जितने महान राइटर हैं, वो जो कैरेक्टर रचते हैं, वो हमसे जुड़ जाते हैं, उनसे हम रिलेट कर पाते हैं। तो क्या रेसिपी, अगर जो भी सुन रहा है इस पॉडकास्ट को और वो एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना चाहता है, ऐसी कहानियाँ लिखना चाहता है, ऐसे कैरेक्टर को रचना चाहता है, तो क्या रेसिपी होनी चाहिए? यार पहली बात तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा स्टोरी टेलर हूँ ठीक है, राइटिंग्स आपने पढ़ी है मेरी, आई नहीं, डोंट नो कि मैं बता दूँ एक बार ऑडियंस को कि अभी मैंने आपकी वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, द लॉस, ठीक है? जिसके बारे में हमने बहुत अच्छा डिस्कशन भी किया था और बहुत अच्छी लगी थी मुझे पर्सनली। अभी भी मैं उसके कैरेक्टर थैंक के यू। बारे में सोचता रहता हूँ, ठीक है? उसमें आपने जब भी मैजिकल रियलिज़्म की बात करी, मार्केस की जब बात कर रहे थे, मैं समझ पा रहा था कि वहाँ मैं स्पॉइल किसी के लिए नहीं करने वाला हूँ। मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर पढ़ना और फिर उसके बाद फीडबैक देना आप लोग, ठीक अभी है? और भी लिख रहा कंटिन्यू हूँ, वो में। भी खत्म होने वाली है सेकंड एक हाँ, स्टोरी, डेथ उसके बारे में वाली बात मैं करें। उसका, आप पता है मुझे बस एक शिकायत रहती है आपसे, आप ना पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, तो मेरे साथ ये होता है कि मुझे वेट करना पड़ता है इसके 50 पार्ट आ जाए, तब मैं 50 को एक साथ पढ़ूँगा, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो कैरेक्टर एक एक ही बार में पढ़ता हूँ और पूरा जीना चाहता हूँ उसी वक़्त। मैं तोड़-तोड़ के पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जाता हूँ, रियल वर्ल्ड में, फिर आपकी किताबों में जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता स्विच बार-बार। मैं चाहता हूँ एक ही बार पढ़ूँ और अच्छे से पढ़ूँ, फिर मज़ा आता है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट समझ गया। तो अभी इस पे आपका क्वेश्चन, स्टोरी क्या पूछ रहे थे, कैसे बनाना हाँ, चाहिए? हाँ। देखो, स्टोरी पे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, आप लिख नहीं पाओगे। मतलब अगर मैं सिर्फ ये सोच के लिखूँ कि मुझे रवि को इम्प्रेस करना है, मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है, तो मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं आएगी, मैं उसके अंदर इमोशंस नहीं डाल पाऊँगा, पावर नहीं आएगी। कैसे लाओगे पावर? जब तक आप फ़ील ही नहीं कर रहे हो उसको अंदर तक, वो चीज़ आपको ही नहीं इम्पैक्ट कर रही, तो नहीं आएगा। पहले तो ये हुँ, इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको लिखना है? क्या वो आपको इतना इम्पैक्ट कर रही है कि आपको लिखना है? क्या आपके अंदर वो चीज़ें उठ रही हैं? राइटिंग एक कॉलिंग है, स्टोरी एक कॉलिंग है, राइटिंग पोएट्री दिस इज़ अ कॉलिंग। लोग पूछते हैं, कई बार पूछते हैं मेरे से इंस्टाग्राम पे कि हम भी लिखना चाहते हैं, हम लिखें। तो मैं कहता हूँ यार कॉलिंग है। जब तक आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है ना कि मैं लिखूँ कैसे? मैं भी लिखना चाहता हूँ पर मैं लिख नहीं पाता, तो दैट मीन्स कॉलिंग आ ही नहीं रही है आपकी, नहीं तो आप सवाल ही नहीं पूछते मेरे से। आप लिखना शुरू हो जाते, पेन अपने आप चलता है फिर। मज़ाक नहीं कर रहा, जब आप लिखने बैठोगे पेन चलेगा अपने आप। आप सोचोगे नहीं, अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो कॉलिंग आएगी, वो चीज़ आपको इतनी इम्पैक्ट करनी चाहिए, तब वो लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो एटलीस्ट मैं इंग्रीडिएंट्स आएँगे कहाँ से? वो रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? रॉ मटेरियल आएगा जो आप ऑब्ज़र्व करोगे। अब जो मैंने कहानी लिखी लॉस, लॉस में जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको एक्सपीरियंस किया, सामने एक्सपीरियंस किया, कुछ खुद एक्सपीरियंस किया, कुछ दूसरों को देखा और मुझे लगा यार कि वो चीज़ें मुझे मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं डीपली, तो मैं लिखा है। हुँ, नॉर्मली 3 जगह से आदमी के पास सोर्सेज़ होते हैं। एक होता है जो उसकी खुद की पर्सनल ज़िंदगी, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो होता है। सेकंड होता है ऑब्ज़र्वेशन, कि मैंने रवि जी से बात करी, रवि जी ने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं, मैंने आपको ऑब्ज़र्व करा। एक राइटर का ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्ज़र्व करेगा बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को भी, कि अगर रवि जी ने बाल ऐसे निकाले हुए हैं, तो इस साइड पे थोड़ा कम कर रहे हैं, इस साइड पे ज़्यादा कर रखे हैं। गंजा हो रहा हूँ एक्चुअली मैं। नहीं एग्ज़ाम्पल दिया आपको, ठीक है। अब मैं देखूँगा जब वो हँसते हैं तो उनकी वोकल कॉर्ड ये है जो एडम एप्पल जो है थोड़ा बाहर आता है, ठीक है। अब जब सुनते हैं बात को तो आँखें ऐसे-ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे हुँ, कहने का मतलब है मैं कुछ चीज़ें उसके अंदर ऑब्ज़र्व करूँगा। हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करूँगा जो मुझे लगता है कहानी में रिलेवेंट है, ठीक है। तो ऑब्ज़र्वेशन आपकी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हुँ, है राइटर की। दूसरा हो गया दूसरे, क्योंकि दूसरे की लाइफ़ से हम सीख रहे हैं, उसको भी डालेंगे वहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सब सारी लाइफ़ थोड़ा जी लोगे आप। भाई लाइफ़ में इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनफ़ाइनाइट आप हो सकते थे, इनफ़ाइनाइट रोल्स हैं, सारे तो नहीं जी पाओगे। लाइफ़ टाइम टाइम स्पैन छोटा है, यूथ और छोटा है, जिसमें एनर्जी होती है तो और भी कम टाइम का है। सेकंड ऑब्ज़र्वेशन है। थर्ड रीडिंग, रीडिंग इज़ मस्ट। अगर आप रीड नहीं कर रहे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी बढ़ाओगे कैसे? माइंड में हुँ, आइडियाज़ कैसे लाओगे? तो रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ हम गिफ्टेड हैं, ठीक है, गिफ्ट गिफ्ट होता है, राइटिंग भी गिफ्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ आप नहीं सिखा सकते इंसान को, बट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रीडिंग से आपको मालूम पड़ता है लिखना कैसे है, वर्ड्स कैसे बनाने हैं। वर्ड्स में बहुत पावर होती है, बहुत पावर है वर्ड्स में, ठीक है ना। आप सिंपल लिख रहे हो लेकिन एक आपके वर्ड्स में पावर आ रही है, तो वहाँ से फिर गेम चेंज होगा। बात सिंपल ही होगी लेकिन उसको लिखा कैसे गया है वही चेंज कर देगा सब कुछ। हुँ। तो ऐसा होता है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और फिर आपने लिखने बैठे हो, तो उन राइटर्स के ही कहीं न कहीं आपको कुछ झलकियाँ दिख रही हैं इसके अंदर कि यार ये तो वो कैरेक्टर वही लग रहा है जो मैंने लिख दिया, या फिर वो ये भी तो उस कहानी में हो रहा था। ऐसा हो नहीं, सकता है? वो कहानी आपको, मैंने वही बोला ना पहला पॉइंट, कि कहानी तभी लिखना जब आपको वो चीज़ रियल वर्ल्ड में दिखी है और आपके ऊपर इम्पैक्ट आया है या आपके थ्रू आप गुजरे हो उससे। ओके। तभी तभी मैंने बोला लिखने का। ऐसे नहीं बस लिखना है कि लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो वो फिर मैं बताऊँ आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी यार, वो दिख जाता है।
वर्क में ही दिखेगा, वो वर्क में वो दम नहीं आएगी आपके। बस आपने सिर्फ इसलिए लिख दिया, शायद आप हो सकता है बेस्ट भी बन जाओ, पर पावर नहीं आएगी, खुद को एक फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आएगी। मुझे लगता है जब तक वो चीज़ आपको परेशान ना कर दे ना, हिला दे आपको, तब तक लिखने का फायदा नहीं है। हिलने चाहिए आप अंदर से, तब लिखोगे उसको, तब वो बात आएगी। नीचे एक बात बोलता था कि जो रियल राइटिंग होती है ना, जो इट शुड बी विद ब्लड। विद ब्लड का मतलब ये जो आपने जिया है उसको अंदर तक, रियल राइटिंग तो वो है। तो यार वो बिना उसके लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने बोला कॉलिंग है वो। जब वो घटेगा तो अपने आप अपना होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी एक चीज़ है कि जब आप स्टोरी लिखते हो, आपके अंदर चीज़ें तो हैं, लेकिन आप प्रेजेंट कैसे करते हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा मेरे पास भी कहानी है, आप लोगों से बात करोगे कि हाँ हमारी भी कहानी है, हमारी भी कहानी है, सब लोग बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस कहानी को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, स्ट्रक्चर कैसे है कहानी में। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कहानी में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना कहानी में कॉन्फ्लिक्ट, तभी तो कहानी चलेगी आगे। एक विलन भी होना चाहिए, एक हीरो होना चाहिए, लगे ठीक है। तो जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो, कहानी आगे चलेगी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस रहना चाहिए, और जो पढ़ने वाला है उसको ऐसा लगे कि यार अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। मतलब जब वो एक पेज पढ़ ले तो उसको एक क्यूरियोसिटी जगे, अब आगे क्या होगा। कुछ ऐसा है जो राइटर को ही पता है, उसको नहीं पता अभी। अगर प्रेडिक्टेबल है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, तो फिर मजा नहीं आएगा। कुछ आपको मिस्ट्री के एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, उसको बांध के रखना है, हुक क्रिएट करना है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है। तो साथ ही साथ जब कहानी पढ़े तो उसको लगे कि यार हाँ यार कहानी पढ़ के मजा आया, कुछ मुझे ऐसा दिखाई दिया, ऐसा पढ़ा जो मैंने अभी तक शायद मेरे दिमाग में था ही नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये फीलिंग आनी चाहिए यार, ऐसा हो सकता है यार ये। कभी आपने क्राइम थ्रिलर वगैरह, सस्पेंस थ्रिलर वगैरह एक्सप्लोर किया फिक्शन में? क्राइम एंड पनिशमेंट, नहीं सॉरी, इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें मर्डर मिस्ट्री वगैरह टाइप के। यार उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कुछ बहुत मज़ा आया नहीं। पढ़ा था मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को याद ही नहीं रही हूँ कहानियाँ। किसको पढ़ा हो आपने, कुछ याद है? जैसे अभी एक वो थे मुझे इनका नाम, जो थोड़ा बहुत मैंने इनको पढ़ा था, शेरलॉक होम्स, वो तो शायद डिटेक्टिव है। आपको शर्लॉक होम्स पसंद नहीं आई? मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, आप ना वो बुक मत पढ़ना, लेकिन हो सके तो पता नहीं सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, पता नहीं किस पे है, शर्लॉक होम्स की, ठीक है, वो आप मैं देख लेना। देख लूंगा क्योंकि ठीक है। अब इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ ना, तो दिमाग से उतर जाता है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते हो? या ऐसा कुछ मैं ऐसा फिक्स नहीं पढ़ता कि मैं कितने, हाँ लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ। मतलब अगर मैं पढ़ूंगा नहीं ना, तो मेरे को दो चीज़ें ऐसी है जो अगर नहीं करूँ ना तो मुझे बेचैनी होती है। पहले एक्सरसाइज मुझे करनी वो नींद नहीं आएगी बिना एक्सरसाइज करे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं पढ़ूँ नहीं, कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगा, चाहे फिक्शन पढ़ूँ चाहे नॉन फिक्शन पढ़ूँ, बट पढ़ूंगा जरूर। नहीं पढ़ूंगा तो अजीब सा होता है, ये हैबिट बन गई है, जैसे ड्रग एडिक्ट होता है उसको तड़प पे लगता है, ऐसा होता है। और लिखता भी हूँ, बिना लिखे भी, भले एक लाइन लिखूँ, कई दिन ऐसे होंगे कि लिखता जाऊंगा, 10 पेज लिख दूंगा, कई दिन ऐसे होंगे एक ही लाइन लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा। तो नॉन फिक्शन बंद कर दिया आपने पढ़ना नहीं, नॉन लगभग? फिक्शन पढ़ता हूँ, अभी मैंने हरारी की नेक्सस पढ़ी है। अच्छा। हरारी की नेक्सस पढ़ी है। तो नॉन फिक्शन अगर इतना पावरफुल है, जैसे अभी एक आई थी बुक सिद्धार्थ मुखर्जी की, सेल करके थी, सिद्धार्थ मुखर्जी इंडियन राइटर ही है, अच्छा यूएस जानता में हूँ मैं, सेटल है। हाँ। जीन होगी उन्होंने शायद, जीन जीन सेल्स। जीन नहीं, उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। अच्छा। एक तो कैंसर पे लिखी थी, एक लिखी थी जीन जीन की हिस्ट्री के ऊपर, एक सेल है जो उनकी लेटेस्ट है, वो सेल है। तो सेल को ओके। पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं उसको बीच बीच में टाइम मिलता तो देखता रहता हूँ। जैसे डेनियल कैनेमैन की बताता थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये हाँ। पुरानी है। अभी उनकी पिछले 2-3 साल पहले बुक आई थी नॉइज, मतलब डेटा के अराउंड था कि डेटा भी कैसे मैनिपुलेट हो जाता है। डेटा एक्चुअली में अच्छा। डेटा साइंस की फील्ड है, वो नॉइज आता है उसमें। तो कैसे हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। डिसीजन उनकी जो जितना वर्क है ना डेनियल कैनेमैन का, इसके ऊपर है कि ह्यूमंस डिसीजंस कैसे लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बुक थी, बीच में पढ़ रहा था मैं, रॉबर्ट स्पॉल्स्की का नाम आपने सुना है? बिहेव लिखी थी उन्होंने किताब, अभी उन्होंने लिखी थी एक नई किताब आई थी डिटरमाइंड, जिसमें वो पूरी हाँ। बात करते हैं फ्री विल नहीं होती। उन्होंने पूरा सब कुछ बायोलॉजी से जोड़ दिया कि भैया हर चीज़ के पीछे बायोलॉजिकल रीजन है, कोई ऐसे फ्री विल है नहीं। तो उन्होंने साफ साफ उसको नकार दिया है फ्री विल को। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स देख रहा था, पूरी नहीं पढ़ी, मतलब आज 20-25 पेज पढ़े तो मुझे समझ में आ गया था वो सेम बात को रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया है नहीं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, बुक ऐसा नहीं कि बुक ले ली तो पढ़नी है पूरी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बुक पढ़ने के बाद यार वही बात रिपीट हो रही है, कुछ नया मुझे मिल नहीं तो रहा, तो नहीं रैंडमली पढ़ता। पेज पलटते हो या फिर बस शुरुआत से एंड ऐसे नहीं, एक शुरुआत सीरीज से में? पढ़ता हूँ मैं, रैंडमली नहीं पढ़ता, शुरुआत से ही पढ़ता हूँ। और मोस्टली अच्छा। जैसे मेरे राइटर्स थोड़े फिक्स रहते हैं, जैसे मुझे पता है कि रॉबर्ट स्पॉल्स्की के, मैंने ऑलमोस्ट सारा वर्क पढ़ा है रॉबर्ट स्पॉल्स्की का। बिहेव है उनकी, एक व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर्स, और अब मैंने अच्छा। बताया डिटरमाइंड है। तो वो दोनों तो पूरी पढ़ी हैं, बिहेव और व्हाई ज़ेब्रा डोंट गेट अल्सर। इसको मैंने इतना नहीं पढ़ा क्योंकि सेम बातें रिपीट हो रही हैं, बिहेव वाली है ज़्यादातर उसमें।
ठीक है। रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ता हूँ पहले, काफ़ी पढ़ता था रिचर्ड डॉकिंस को, लेकिन अब बहुत टाइम से नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो भी सेम बातें रिपीट कर रहे हैं, रिचर्ड डॉकिंस भी वो उसी ग्राउंड बातें कर रहे हैं, रिचर्ड एथिज्म डॉकिंस? कोई ऑलमोस्ट सेम बातें कर रहे हैं। हाँ। अभी जैसे उनकी लेटेस्ट किताब थी आउटग्रोइंग गॉड, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। नॉन फिक्शन मैं नहीं कह रहा हूँ, नॉन फिक्शन वो है, एक्चुअली मैंने 10 साल तो नॉन फिक्शन पढ़ा है, 20 से लेकर 30 तक मैं नॉन फिक्शन ही पढ़ रहा था, साइंस बायोलॉजी और यही सब पढ़े जा रहा था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गया कि एक टाइम तक लगता है वो सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, थीम रिपीट हो रही है। हिस्ट्री की मैं पढ़ता हूँ, जैसे अभी विलियम डैरेम्पल की बुक थी एक गोल्डन रोड, अच्छा, उसमें हाँ। इंडिया की ग्रेटनेस दिखाई है कि इंडिया भी कितना ग्रेट था। भाई हम तो ये मान के चलते हैं ना कि हमें जनरली हमें बताया जाता है कि इंडिया एक सोने की चिड़िया थी, सारी हमारी वेल्थ लेके इधर चले गए, हमारी वेल्थ चली गई उधर, ठीक है, गोरे आए वेल्थ लेके चले गए। डैरेम्पल बोलते हैं उसमें, जो विलियम डैरेम्पल है वो ब्रिटिशर, रहते हैं इंडिया में, दिल्ली में रहते हैं, लिखते हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो उन्होंने बोला था खाली वो पैसा ही लेके नहीं गए, हमारा कल्चर भी ले गए, बहुत कुछ लेके चले गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बताया कि कैसे इम्पैक्ट है, गोल्डन रोड में उन्होंने लिखा था। तो उनकी एक किताब थी लास्ट मुगल, बहुत अच्छी है, एक वाइट मुगल है उनकी, वो भी बहुत अच्छी है। तो डैरेम्पल को ऑलमोस्ट मैंने बहुत तक पढ़ा हुआ है, वो हिस्ट्री के ऊपर है, तो डैरेम्पल का वर्क होता है तो पढ़ लेता हूँ। मतलब कोई अच्छा अगर फेमस राइटर लिखता है तो कोशिश करता हूँ पढ़ने की नॉन फिक्शन, जब बोर हो जाता हूँ फिक्शन से नॉन फिक्शन पढ़ लेते हैं। फिक्शन से कैसे बोर हो सकते हैं? मैंने एक फिक्शन पढ़ ली थी गलती से 2 महीने पहले। मुझे रिग्रेट गिल्ट होने लग गया कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो कौन सी बेकार पढ़ बुक लिया? निकली। वेरिटी की थी, पता नहीं यार क्या, ऐसी पड़ी हुई थी, मेरा भाई लाइब्रेरी से उठा लाया था और मैं ना बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, 260 पेज की थी वो और पता नहीं यार, हाँ, वेरिटी नाम था। एक्चुअली मैं उसका राइटर का नाम बोल रहा हूँ यार, कॉलिन हूबर करके नाम है शायद उसके राइटर का, सस्पेंस थ्रिलर वगैरह थी। तो अच्छा, मैंने, मेरे भाई ने रखी हुई थी ऐसे, मेरे भाई ने, मैंने उठाई और पढ़नी शुरू करी। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ईज़ी रीडिंग थी, खत्म कर दी और मैंने कहा हट यार, एकदम बोरिंग किताब। और मैं बोरिंग तो नहीं बोलूँगा बट एकदम मिड, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, एक्सप्लोर कर रखा है, तो समझ में आ गया यार ये तो वो फिक्शन पढ़ने के फिर जब नॉन फिक्शन उठाई 2 पेज भी पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, मैंने कुछ सीखा आज। तो मेरे साथ होती है प्रॉब्लम थोड़ी फिक्शन में, फिक्शन पर अगर मैं आप पढ़ूँ। पढ़ते हो ना, मैं आपको बताऊं, अगर हुँ, आपको हुँ। पावरफुल फिक्शन पढ़ना है आप क्लासिक्स पढ़ो, क्लासिक्स को कोई तोड़ नहीं है। पर क्लासिक्स उसको अगर आपने पढ़ने पढ़ में ली है ना फिर आपको यहाँ लोड बहुत पड़ता है। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप 500 किताबें पढ़ लो सेल्फ हेल्प की, एक किताब पढ़ लो डॉस्टोव्स्की की, वो बाप है सबका, बिल्कुल। कुछ हाँ। नहीं है, मतलब बाकी कुछ नहीं, कुछ मैटर नहीं करेगा आपको उसको, जब आपने वो पढ़ लिया ना फिर आपको सब लगेगा बस मैं पीएचडी कर ली है मैंने, अब ये सब तो नर्सरी लग रहा है मुझे, नर्सरी की बातें हैं, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हो आप। तो ये आप क्लासिक्स जरूर नहीं है, डॉस्टोव्स्की क्लासिक्स में कुछ भी उठा सकते हो। बहुत सारी फीमेल राइटर्स हैं बहुत अच्छा लिखती हैं क्लासिक में, लोगों को पता नहीं है फीमेल राइटर्स का। एक नाम मैं बताता हूँ, वो सिल्विया प्लैथ, बहुत कम लोग हाँ। जानते हैं सिल्विया प्लैथ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डार्क है, कर लिया था। उनकी जर्नल्स हैं, लेटर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप वो पढ़ोगे दिमाग घूम जाएगा, मैंने उसको 10-20% पढ़ा था, तो दिमाग घूमना शुरू हो गया था। तो ठीक है, तो आप सिल्विया प्लैथ को पढ़ोगे, उनकी किताब है बेल जार, तो उसमें आदमी डिप्रेशन में क्या सोचता है ना, कोई बंदा डिप्रेशन में तो क्या सोचता है, उन्होंने उस नॉवल में लिखा है बेल जार में। तो पतली सी किताब है, पढ़ सकता है आदमी, बट अच्छा, अगर आप अच्छा, हाँ अच्छा, एक चीज़ पूछनी है कि अब आपने बोला कि उन्होंने ये लिखा है कि डिप्रेशन में एक इंसान क्या सोचता है, तो क्या हाँ कभी उनको हाँ डिप्रेशन हुआ था? हाँ हाँ, डिप्रेशन में तो थी, मतलब अब हाँ, तब। एग्जैक्टली जो सुसाइड का जो रीजन उसके और भी सारे थे, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे, उनकी शादी हुई थी, वो पोइट थे, सिल्विया प्लैथ भी पोइट थी। हस्बैंड से वो हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए, इश्यूज हुए, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर बाद में जाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो अब सिल्विया प्लैथ क्या होता है, जैसे वर्ड यूज होता है सुसाइड किया, तो आदमी वैसे नहीं पढ़ता, घबरा जाता है। और ये बात सच भी है, अगर कोई मैं बोलूंगा बंदा अगर डार्क फेस से लाइफ में परेशान है तो सिल्विया प्लैथ को ना पढ़े। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एज अ वर्क ऑफ लिटरेचर देखना है, ठीक है, तो उनका वर्क बहुत पावरफुल है, स्पेशली उनके लेटर्स है ना सिल्विया प्लैथ की, इतनी मोटी किताब है, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना, मजा आ जाएगा। अब मैंने तो 20% ही पढ़ी थी, लेकिन डार्क है बहुत, क्यों मतलब 20% की डार्कनेस पड़ी? पूरी पढ़ नहीं पाया मैं लेटेस्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी पढ़ रहा होता हूँ मैं, साथ साथ तो नहीं पढ़ पाता। अच्छा, पैरेलल में भी कुछ कर रहे होते हो आप? हाँ, मैं 2-3 बुक्स पढ़ लेता हूँ साथ साथ, मतलब मोस्टली जो बुक्स होती हैं उसमें होते राइटर्स क्लासिक ही हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया सिल्विया प्लैथ, पर इसको कवर करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो सिल्विया प्लैथ जैसे ये फीमेल राइटर्स की बात कर रहा हूँ कि बहुत हो सकता है आपकी फीमेल व्यूअर्स भी हो ना, तो सिल्विया प्लैथ हो गया, वर्जीनिया वुल्फ थी। तो अब जैसे आप जब बात करते हो फेमिनिज्म की, कि फेमिनिज्म बहुत फैल रहा है, वो आज नहीं फैल रहा, वो वर्जीनिया वुल्फ के टाइम से फैल रहा है। वर्जीनिया वुल्फ जिस टाइम पे थी, उस टाइम पे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में औरतों को एंट्री नहीं थी, लेडीज को एंट्री नहीं थी वहाँ पे अच्छा। कॉलेज में, ठीक है। तो उन्होंने कहानी लिखी थी जिसमें जिसमें उन्होंने बोला था कि जो शेक्सपियर थे ना, मान लो अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती, उन्होंने नाम रखा एक इमेजिनरी कैरेक्टर, शेक्सपियर की बहन का नाम रख दिया जूडिथ करके, इमेजिनेशन में, कि मान लो अगर वो होती तो क्या दुनिया उनको जानती,
क्या होता अगर उनकी बहन होती। तो उन्होंने एक नॉवल लिखी थी इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने बताया था भाई कुछ नहीं होता, वो ऐसी खत्म हो जाती है, उसका टैलेंट पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट उसको तो कॉलेज में एंट्री नहीं देते, एंट्री नहीं मिल रही थी ना उस टाइम पे इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लेडीज़ को। तो उन्होंने फिर इस चीज़ के ऊपर लिखा था फेमिनिज्म की, अगर लेडीज़ को इमेंसिपेशन चाहिए, मतलब उनको अपनी मुक्ति चाहिए, फ्रीडम चाहिए उनको, तो इसके ऊपर एक किताब है अ रूम ऑफ हर ओन, अ रूम ऑफ हर ओन, ठीक है, अगर मुझे नाम ठीक से याद है, पतली सी किताब है। तो उसमें लिखा था कि अगर लेडी फीमेल कुछ करना चाहती है, मतलब जब उन्होंने बोला था अगर राइटिंग करना चाहती है शेक्सपियर के लेवल की, या लिखना चाहती है, ठीक है, कुछ अच्छा करना चाहती है आर्ट की फील्ड में, तो उसको दो चीज़ें चाहिए। एक तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कुछ अच्छा करे, पैसा चाहिए उसको, पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड, उसको अपना एक कमरा चाहिए जहाँ पे उसके पास टाइम वो लिख पाए, तभी तो आर्ट क्रिएट करेगी। नहीं तो पूरा दिन तो वो, अगर वो बाकी चीज़ों में अटकी रहेगी, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहेगी, तो अपनी लाइफ कब एक्सप्लोर करेगी, कब अपने अंदर की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करेगी। तो उस चीज़ पे वर्जीनिया वुल्फ का काम है, ठीक है, उन्होंने बुक ये लिखी कब है। तो की ये बात बता रहे हो आप कि एंट्री नहीं थी यूनिवर्सिटीज में? यार ये आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, वर्जीनिया वुल्फ का टाइम पीरियड आप देख लेना, मुझे एग्जैक्टली लाइक याद नहीं है, होगा कोई 200, बात। 250, 300? नहीं नहीं नहीं, 200-250 नहीं है, इतना टाइम में नहीं है थोड़ा पहले का ही है, मतलब अभी आसपास का ही है, इतना दूर भी नहीं है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो बस आप ये लिख लेना, मतलब नेट पे देख लेना, वर्जीनिया वुल्फ ने जो किताब लिखी थी अ रूम ऑफ हर ओन, तो उस किताब में पूरा मेंशन है, तो उसी टाइम पीरियड के आसपास की बात है, ठीक है। तब तो ये ये, रीजन है कि हमें ना इतनी फीमेल राइटर या फिर फीमेल जो नोबेल हाँ प्राइज उनका विनर नाम हो नहीं आता गई ना, ये सब नहीं मिलती नाम हैं। नहीं आता, उनका नाम दबा दिया गया ना। तो इसके ऊपर तो एलिफ शफाक ने, जो आज की मैं राइटर बताया था ना, वो 10 मिनट वाली, जो ब्रेन डेड वाली, एलिफ शफाक, तो उन्होंने काफी बोला इस चीज के ऊपर कि बहुत ब्रिलियंट राइटर्स हुई हैं फीमेल में, लेकिन उनका तो नाम ही नहीं आया। उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं भैया, अब आप कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहे तो कहाँ से आपको वो होगा। तो आप इन राइटर्स को पढ़ो। एक और राइटर है सिमन डे बोवर, जो फेमिनिज्म की आज जब हम बात करते हैं, तो फेमिनिज्म की जो स्टार्टिंग है ना, आप देखोगे तो ये यहाँ से, ये इनकी जो जो टेक्स्ट है इनका, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है इनकी इनकी राइटिंग्स के। सिमन डे बोवर की किताब है सेकंड सेक्स। अगर आप विमेन को समझना चाहते हो उस टाइम पीरियड के ढंग से, तो वो इतनी मोटी किताब है, वो मैंने पढ़ी हुई है, बहुत पहले लेके आया था मैं, इतनी मोटी किताब थी, ब्लैक कलर की बुक आती है सेकंड सेक्स करके, वो आप पढ़ो। वो फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है, लेकिन फेमिनिज्म की बुनियाद वहीं से, आप इन्हीं सेंट्रल टेक्स्ट से आ रही है। तो राइटर तो बहुत है यार, लेकिन ये है कि आप, मैंने बोला ना, आप क्लासेस पढ़ोगे ना, फिर आपको मजा आएगा, फिर अलग मजा आएगा। तो ये है, ठीक है। पोइट्री पढ़ सकते हो, पोइट्री आपको बहुत हेल्प करेगी, पोइट्री। ये सब आप पोइट्री में सोचोगे, पढ़ा आपने? पोइट्री बहुत पढ़ता हूँ मैं खुद, जो मैंने जो अभी जो स्टोरी लिख रहा हूँ डेविल वाली, डेविल पोजेस्ड बाय एन एंजल, डेविल को एंजल ने पोजेस किया हाँ, ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत आपने बताया था इसके बारे में कि अगर आप कब बताया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, बट फोन पे बात हुई ये थी आपसे। कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब मैं इसके बारे में सोच रहा था, पढ़ नहीं रहा हूँ अभी, पढ़ा स्टार्ट भी नहीं किया, मैं बेड पे बैठे पढ़ना बैठे सोच रहा हूँ कि ऐसा कमाल होगा लाइक, मतलब एक डेविल को एक एंजल ने पोजेस कर लिया तो वो कैसे एक्ट करेगा। वाओ। एक्चुअली मैं इसका मेरे को आइडिया पता कैसे आया था, बहुत चीज़ें थी मेरे अंदर भी, दिमाग में थी बहुत सारी। तो मैं वो पढ़ रहा था, एक राइटर थे इटली के, दांते। दांते को महाकवि हाँ, बोला सुना गया है, है, सुना है मैंने, महाकवि। हाँ, अब जानता हूँ। दांते का क्या था कि वो एक लड़की के प्यार में थे, लड़की का नाम था बियाट्रिस। ओके। अब लड़की को सब एक दो बार देखा, मिले भी नहीं है, बस देखा है, हाँ, प्यार हो गया था, हाँ, होता ना वो, एक लव एट फर्स्ट साइड वाली बात थी। हाँ, हाँ, हाँ। लड़की की शादी हो जाती कहीं और, शादी इनसे होती है, और लड़की की डेथ भी हो जाती है, 25-26 साल में मर जाती है वो। तो प्यार एक तरफा प्यार रह गया, शादी उसी कहीं और हो गई, मर भी गई वो। अब ये तो परेशान हो गए, पागल हो गए, तो उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम था डिवाइन कॉमेडी। पोएम है पूरी, वो तरह से बहुत लंबी पोएम है वो, डिवाइन, मोटी सी किताब है। तो उसमें क्या है, उसमें ये लिख रहे हैं कि इंसान जब जाता है नरक में, तो नरक कैसा है, नरक के लेवल दिखा रखे हैं, अलग अलग लेवल है नरक के। फिर नरक के बाद सीधा स्वर्ग में नहीं जाओगे, मतलब हेल के बाद हेवन नहीं जाओगे, बीच में पहले आपकी शुद्धि की जाएगी, प्यूरिफिकेशन होगा आपकी सोल का। ओके। अभी आप हेल में हो गए, आपने अपनी सजा काट ली, अब डायरेक्ट हेवन में नहीं जाओगे, आपकी सोल को प्यूरिफाई करेंगे, तो बीच की स्टेज भी है। फिर वो हेवन में जाएंगे, फिर वो हेवन की स्टेजेस हैं सारी। तो हेवन में जो उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, जो जिसको लाइक करते थे, बियाट्रिस, बिलवेड जो बोलूंगा, गर्लफ्रेंड तो खैर बनी नहीं उनकी वो, तो जो बियाट्रिस उनको हेवन में मिलती है। तो सारी स्टेज क्रॉस करके, सात है या 9 लेवल्स होते हैं, तो वो हेवन के साथ 9 लेवल लेके जाएंगी साथ में उनके, पर एंड में गॉड से मिलन होता है दांते का, ठीक है। तो ये उन्होंने पूरा लिखा है उसमें, सोचो, और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब उसको फाउंडेशनल टेक्स्ट माना गया है वर्ल्ड उसमें, पोएट्री में सब चीजें वहीं से ड्राइव हो रही हैं।
उसके बाद जब वो मर भी रहे थे ना डांटे, एंड में डेथ हुई थी डांटे को तो निकाल दिया गया था, अपने होम टाउन से निकाल दिया था, तो दूसरी जगह पे रह रहे थे एग्जाइल में। जब डेथ हुई ना तो ऐसे जब लेटे हुए थे, मतलब जब तो ऐसे हाथ करा उन्होंने, जैसे ऐसे होता है ना हाथ करके, ऐसे ऐसे हाथ करा हुआ कि मर रहे थे लोग, मतलब बेड पे लेटे हुए हैं मर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये हाथ किसको कर रहे हो तुम, जैसे हम नहीं करते कि हमें हाथ दे दो अपना हाथ मिलाने के लिए। तो वो कहते बियाट्रिस खड़ी हुई है यहाँ पे मेरे पलंग के बगल में, वही उनकी जो बिलवेड है, कहते वो लेने आई है मुझे, अब वो लेके जाएगी मुझे, ऐसे हाथ कर रहे थे मतलब। अब वो लेके कहाँ जाएगी, वही वो अपनी जो उन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी है उस जर्नी पे। तो और सच में उनकी डेथ ऐसी हुई थी, उनको लग रहा था बियाट्रिस खड़ी हुई है। तो डिवाइन कॉमेडी जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे दिमाग में चीजें आ रही थी, हेवन की हेल की, ये सब चीजें सोच रहा था। फिर एक वर्क मैंने पहले पढ़ा था मिल्टन का, मिल्टन एक बहुत बड़े राइटर थे, अंधे थे, जॉन मिल्टन अंधे थे, और उन्होंने किताब लिखी पैराडाइज लॉस्ट। वो बाइबल से काफी इंस्पायर्ड थे, उसमें लिखा है पैराडाइज लॉस्ट की, जैसे जो इंसान थे एडम ईव, हमको वहां से निकाल दिया गया, जो एडम ईव थे, एडम ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया, तो उसके अराउंड पूरी कहानी है वो। तो वो लिखी थी जॉन मिल्टन ने, और वो सोचो लिखी नहीं थी, ही वॉज ब्लाइंड, डिक्टेट की थी अपनी लड़की को, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। और फिर एक और किताब लिखी थी पैराडाइज रीगेन्ड, रीगेन भी, मतलब पहले तो लॉस हुआ है फिर बाद में रीगेन हुआ है, ठीक है। तो इंस्पायर्ड बाइबल से इंस्पायर थे वो काफी। तो ये जब मैंने पढ़ा था ना, इनको मिल्टन को पढ़ा, अब जैसे डांटे को पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में चीजें घूम रही थी, ये वाला जो कैरेक्टर था डेविल का, एंजल्स, ये सब चीजें दिमाग में घूम रही थी। तो मैंने कहा इसको करंट वर्ल्ड में कैसे कनेक्ट करूं, और लिखना था खुद ही पोइट्री के फॉर्म में लिखना था। मैं चाहता पोइट्री के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि अभी तक तो मैं कहानी लिख रहा था लंबे लंबे स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में, अगर उसको पोइट्री के फॉर्म में लिखते हैं तो थोड़ा वैसे है उस फॉर्म में। तो डेविल को प्यार हो गया है एक तरह से एंजल से, लेकिन एंजल से मिलन नहीं हो सकता ना, एंजल डिवाइन वर्ल्ड से आ रही है, गॉड के वर्ल्ड से आ रही है, और वो डेविल रहता है जमीन के नीचे अंडरवर्ल्ड में, तो होगा कैसे मिलन, और होगा तो तबाही होगी, झगड़ा होगा। भाई वो वाइट वर्ल्ड है मतलब, और ये ब्लैक वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड और ब्राइट वर्ल्ड, डिवाइन वर्ल्ड और है वो उसका डीमंस का वर्ल्ड है, लेकिन वो कहानी चलती है। लेकिन अब क्या होता है, वो प्यार में पड़ के, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर आप व्यूअर्स आपके पढ़ सकते हैं चाहे तो स्पॉइल मत प्यार करना में मेरे लिए। हाँ स्पॉइल नहीं कर रहा आपके लिए, स्पॉइल किसी के लिए नहीं करूंगा वो। तो उसमें क्या होता है, डेविल को प्यार हो जाता है एंजल से। तो एंजल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तब आऊंगी जब तुम ये अपनी हरकतें छोड़ दो, ये जो तुम डीमंस के साथ रहते हो, राक्षसों के साथ रहते हो, अंडरवर्ल्ड में रहते हो, सब अपने कर्म छोड़ दो खराब वाले, वो शर्त रखती है। और भाग जाता है प्यार में, कहता ठीक है नहीं करूंगा। अब डेविल हट गया दुनिया से। अब डेविल के हटते क्या हुआ, दुनिया में सारे जो रिबेल्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, ये भी हट गए। और सिन, अब आदमी सिन भी नहीं कर रहा, सिन कौन कराएगा, डेविल सिन कराता है आपसे, पाप भी डेविल कराता है, पाप भी नहीं हो रहा, अब पाप भी नहीं होगा दुनिया में, तो लोगों के शांति आ गई, पीस आ गई, सब खुशी से रह रहे हैं। लेकिन अब फिर क्या होता है, लोग बोर हो जाते हैं, पागल होना शुरू हो जाते हैं। वाओ। अब फिर यहाँ पे कहानी निकल के आएगी। अब वो डेविल तो अब है नहीं, तो सारे जितने भी रिबेल्स क्रिएटिव लोग हैं, जितने भी हैं, तो पागल होना शुरू हो जाते हैं, ये डेविल कहाँ चला गया। अब जो लवर्स हैं वो भी, जो अब लवर्स मिल तो रहे हैं लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते बहुत सारे, तो वो भी सिन हो गया। तो डेविल तो है नहीं, सिन करेंगे कैसे, करेज कहाँ से आएगा तो परेशान हो रहे हैं तो करेंगे क्या अब। तो फिर वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे हेल वाले, उसमें उसको बुलाते हैं, डेविल का एक फ्रेंड होता है बहुत क्लोज है, एस्मोडियस करके, कि भाई अब क्या करें, डेविल तो आ नहीं रहा, कुछ तो करो। तो फिर वो कहता है ठीक है मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। अब फिर वो कहानी आगे जाएगी। वैसे जो आपने बोला ना कि एंजल मनाती है उसको डेविल को कि ये सब काम छोड़ दो, बल्कि उल्टा होता है, ये डेविल का काम होता है मैनिपुलेट करना, बहकावे में डालना। मैं वो ठीक है, मैनिपुलेट तो लेकिन नहीं फिर वो बोलूंगा कि एंजल ने मैनिपुलेट किया, बट तब भी वो जो बोला फिर डेविल मान गया, ठीक है। अगर एक्चुअल में वो कर देता वो तो फिर कॉमन हो जाता, क्योंकि डेविल तो जितना हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने सुना है चीजें कि डेविल ही पोजेस करता है, शैतान हो गया ना, सैटन हो गया। पर यहाँ उल्टा करना है ना, कहानी तभी तो डिफरेंट बनेगी। तो कहानी डिफरेंट कैसे बनाओगे। एक नेटफ्लिक्स ने भी सीरीज निकाली थी ऐसी, बहुत अच्छी थी वो, मैंने देखी अच्छा, थी। मैंने देखा नहीं है। मतलब ऐसी नहीं थी, मतलब वो लूसीफर आता है, डेविल वो भी होता है, हाँ, तो डेविल वो एक्चुअली लूसीफर ही है, लूसीफर ही है। और पहले जो लूसीफर था ना, वो गॉड 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 के फेवरेट वो हैं, मतलब आर्क एंजल, मतलब बहुत एंजल्स में भी कैटेगरी है, तो सबसे ऑलमोस्ट फेवरेट वो है एंजल लूसीफर। लेकिन बाद में वो रिबेल कर देता है,
उसको बहुत ईगो प्राइड हो जाता है कि मैं अब ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे सत्ता दो, ठीक है। तो फिर फाइट होती है डिवाइन फोर्सेस के बीच में, तो फिर वो हार जाता है डेविल लूसीफर, तो उसको फिर हेल में डाल देते हैं। कहानी ऐसे है। नेटफ्लिक्स ने जो निकाली थी ना, उसपे विवाद बहुत हो गया था कुछ कि में कह रहे थे कि डेविल जो है तुम उसको अच्छा दिखा रहे हो क्योंकि वो नीचे आके अच्छे काम कर रहा था। अब वो तो खैर अलग वो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तक जैसे आप जब पढ़ते हो ना बहुत सारा लिटरेचर, जब क्लासिक्स पढ़ोगे ना, क्लासिक्स पढ़ने के बाद आपको ना फिर और कुछ अच्छा ही लगेगा यार। जो खाली में कहानियां नहीं है, कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड्स की पावर, लिखा कैसे गया है। जो आप पढ़ोगे ना वो आपके अंदर इमोशंस इवोक करेंगे, मुझे इमोशंस इवोक होंगे ना क्लासिक्स में, वो मुझे तो और कोई दिखता नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं क्या था, पहले मैं बहुत वाइड पढ़ता था, ये सब पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ऐसे भूखा नहीं हो जाता आदमी खाना देख के एकदम से। तो वो होता था, मैं किताबों के उसमें जाता था ना, लाइव उसमें बुक शॉप पे, तो डोपामिन निकलता था मेरा किताबें देख के, ये भी पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा। फिर मेरे को समझ में आना शुरू हुआ, ऐसे मैं बना के बैठा था 1-2 महीने में 50 किताबें पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है। फिर मुझे लगा 50 किताबें पढ़ तो ली मैंने, याद तो मुझे कुछ रह ही नहीं रहा, फायदा क्या किताबें पढ़ने में, याद ही नहीं रह रही है किताबें। याद क्यों करना है यार याद नहीं, मतलब कुछ आपको मेमोरी में आपके वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, भूल गए आप। ऐसा कैसे कहने हो के लिए तो पढ़ सकता है लिया। लाइक मैं ना एक जैसे मैं कभी-कभी ऐसा करता हूँ बिंज वॉच करता हूँ मूवीज़ को। मैं जैसे आप पढ़ते हो मैं मूवीज़ भी मैं 3-3 मूवीज़ देख डालता हूँ। पर तीनों की अच्छा। तीनों का इम्पैक्ट मेरे पे भयंकर लेवल पे रहता है हमेशा। आज भी आप पूछ लोगे तो मैं बता दूँगा कि हाँ। तो ये पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है बट हाँ। नहीं देखो एक्चुअली में क्या था, मोस्टली उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने इसमें शुरू में ना मैं सेल्फ हेल्प पढ़ने लग गया था। पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ा था, पर मुझे लगा यार कुछ मजा नहीं आ रहा। सेल्फ हेल्प में एक राइटर मुझे ठीक लगता है, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन मैं बोलूंगा है तो सेल्फ हेल्प ही, लेकिन कंपैरेटिवली ठीक है। उनकी एक किताब है सेल्फ लॉज। हेल्प में कैसे आ सकता है सेल्फ हेल्प में वो? उसमें ही आएगा रॉबर्ट ना? ग्रीन सेल्फ हेल्प में ही है ना, कोई वो तो फिक्शन वैसे टाइप साइकोलॉजी के नहीं अंदर आ गया ना लाइक है अगर वो, आप लेकिन देखा जाए। मोस्टली सेल्फ हेल्प में ही। मतलब आप उसको फिक्शन में नहीं डाल सकते। सेल्फ हेल्प मतलब जैसे मैंने उनका जितना अब चलो कैटेगराइज करना है कि नहीं, अगर हम करते हैं, अगर नॉर्मल लेके चलते हैं, तो उनका जितना वर्क है मैंने ऑलमोस्ट सारा वर्क पढ़ा, स्टार्टिंग से लॉज ऑफ पावर, सिडक्शन, मास्टरी, डार्क लॉज था ऑफ ना ह्यूमन। बहुत? नहीं डार्क नहीं है इतना, ऐसा वो डार्क नहीं है। यार वो बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जो कि ना मतलब जैसे मैनिपुलेटिंग टैक्टिक्स ये रियल है बताते वो, हैं, रियल है स्ट्रैटेजी। वो हाँ, जो। वो मैं जानता हूँ वो पर वो हमारे जैसे लेवल पे जैसे अब मुझे मान लो पता है कि साहिल भाई को मैनिपुलेट कैसे करना है, पर साहिल भाई को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है साइकोलॉजी की। मैं यहाँ पे गिल्ट ट्रिपिंग करने लग जाऊँ, गैस लाइटिंग करने लग जाऊँ, हाँ। ठीक है? आपको पता नहीं चल रहा, पर वो टैक्टिक्स मैंने रॉबर्ट ग्रीन से सीख रखी है। तो वो डार्क हो गया ना एक तरीके से कि मैं आपकी इग्नोरेंस का फ़ायदा उठा रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी की। नहीं लेकिन अगर आपने रॉबर्ट ग्रीन को ठीक से पढ़ा तो उसमें वो और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एम्पैथी और कंपैशन के बारे में बात करेंगे। जब लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ोगे ना तो उस पर भी मैंने बात पढ़ी है। आएगी। तो वो उनका देखो, रॉबर्ट ग्रीन का ये कहना नहीं है कि सब ऐसे बन जाए। वो कहते हैं कि दुनिया में चीजें हो रही हैं, आप अवेयर हो ताकि आपका कोई मिसयूज ना कर ले, समझ लो, आपका फायदा ना उठा ले, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे। वो ये नहीं कह रहे खुद ही ऐसे हो जाओ। आप चाहे हाँ। चाणक्य पढ़ो, चाहे मैकवेली पढ़ो, तो ये नहीं कि आप पढ़ के खुद ही ऐसे हो जाएं, लेकिन आप अवेयर हो जाओ कि भैया दुनिया में सब जगह ब्राइट नहीं है, डार्कनेस भी है। आप अवेयर रहो ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे, आप ठीक रहो, और ये वाली चीजें हैं। वैसे मोस्टली जो आप ये चाणक्य और मैकियावेली की बात कर रहे हैं या फिर अपने रॉबर्ट ग्रीन की बात कर लो, वो पावर गेम की बात करते हैं बस। सब कुछ तो यार पावर दुनिया के अराउंड तो, रिवॉल्व तो कर रहा है। दुनिया में ये तो पावर स्ट्रक्चर्स तो है ही है, जो अब इनफैक्ट जो आज के जो एक बहुत बड़े वो है फिलोसफर फोकाल्ट, माइकल फोकाल्ट, उन्होंने पावर स्ट्रक्चर के अराउंड बात करी है। तो पावर स्ट्रक्चर्स के तो अराउंड दुनिया चली रही है। हुँ। रिसोर्स मैनेजमेंट का गेम है, अगर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी लगाओगे तो पावर के अराउंड तो गेम घूम रहा है सारा। तो उसको हटा तो सकते नहीं हो, है तो पावर का ही गेम। और पावर को एक्वायर करने के लिए उसमें बहुत चीज़ें आ जाएंगी, फिर मनी भी आएगा, फिर मनी आ जाएगा तो फिर वो मार्क्सिज्म और वो सब लेकिन क्लास फिर स्ट्रगल आ फिर जाएगा। फिर अगर सब कुछ पावर गेम में है, ठीक है, सब कुछ पावर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो सीधी-सी बात है, ये जो लड़ाई हो जाती है फिर काफ़ी इंडिविजुअल वो हो जाती है ना, इंडिविजुअलिस्टिक। लाइक कि इसमें आप क इंडिविजुअलिस्टिक नहीं बोलना चाहिए, नार्सिसिस्ट हो जाता है बंदा, कि भैया अपने अराउंड ही अपनी बात करेगा ताकि पावर वो कर सके, पावर गेन कर सके और ऊपर हायरार्की में बढ़ सके। तो आप देखोगे ना, इसी कारण मैं डार्क कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि डार्क ले दे देखो सेंस में डार्क है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डार्कनेस की अवेयरनेस नहीं है तो आप बहुत तक इनकम्प्लीट रह जाओगे। मतलब आपको लगेगा बस मेरा जो दुनिया देख रहा हूँ यही ठीक है, और फिर चांसेस है कि आप विक्टिमाइज हो सकते हो, वल्नरेबल हो सकते हो। हुँ। भाई आप चल रहे हो सड़क पे बहुत अच्छे, बेल्ट वेल्ट लगा के गाड़ी में बड़े बढ़िया चल रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है सब सही चल रहे हैं। भाई कुछ ऐसे भी हैं जो रैश ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए रैश ड्राइविंग भी हो सकती है। हुँ। इतना मतलब बस आप ठीक चल रहे हो, लेकिन ये भी ध्यान रखो सब सही सही नहीं चल रहे, जरूरी नहीं सब सही चल रहे हो।
मैं तो बोलूंगा जो पढ़ना चाह रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन को ना ही पढ़े तो अच्छा रहेगा। फिर इससे होता पता है कि एक प्रॉब्लम हो जाती है। अभी पता है जब भी मैं ह्यूमन कन्वर्सेशन करता था ना पहले, जब मैंने बहुत शुरुआत हाँ। में पढ़ी थी, तो मैं बहुत भयंकर लेवल पे कॉन्शियस होकर फिल्टर कर रहा हूँ। अच्छा ये टैक्टिक अपना रहा है तू, गैसलाइटिंग करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा तू यहाँ लव बॉम्बिंग कर रहा है। क्या होते हैं ना कुछ लोग कि आपको एकदम से बहुत सारा प्यार करेंगे, एकदम इतना आपका अटेंशन देंगे। तो मुझे लगता था कि नहीं ये तो लव बॉम्बिंग है, ये जेन्युइन नहीं है। तो मैं समझ नहीं पाता कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, और मैं रॉबर्ट ग्रीन को घुसेड़ रहा था हर जगह। नहीं फिर नहीं वो ऐसा है नहीं धीरे है, धीरे करके। वो धीरे धीरे अब जब आप थोड़ा सा वो लाओगे ना ह्यूमन नेचर को थोड़ा एक्सपेंशन में पढ़ोगे तो उतना हावी नहीं होगा। जैसे मैंने रॉबर्ट ठीक ग्रीन हो को गया। तब पढ़ा जब मैंने फ्रॉड और जुंग पढ़ लिया था। अच्छा। तो फ्रॉड और जुंग पढ़ने के बाद रॉबर्ट ग्रीन बहुत वो लग रहा है, हाँ मतलब कोई ऐसा हाँ लग नहीं हाँ रहा कोई मैं बहुत जाइंट कुछ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी रॉबर्ट ग्रीन ने वहीं हाँ, से उठाया हुआ है। बिल्कुल जुंग से सही ही कह बहुत रहे हद हो। तक उठा रखा है, डार्क साइड के शैडो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहीं से लिया हुआ है, लेकिन ये है कि उसने कस्टमाइज कर दिया है, अच्छे ही इज अ गुड स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में इजी वे में बता दिया है, आपको समझ में आ जाएगा, ये वाली चीज़ है। तो मुझे जो लगता है सेल्फ हेल्प में वो ठीक लगता है, रॉबर्ट ग्रीन ठीक है। उनकी एक टैक्टिक है जो मैं हमेशा अपनाता हूँ और अभी भी अपनाता हूँ, पॉडकास्ट में तो अपनानी पड़ती है, कि आप ना एक अच्छे लिसनर बन जाओ तो लोग सेड्यूस हो जाते हैं आपकी तरफ, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि, और लोगों से ना लोगों की खुद, मैं ये टैक्टिक बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यूज कर सकते हैं लोग। हाँ हाँ। और लोगों से उनके बारे में पूछो, उनको खुद के बारे में बताने में बहुत मजा आएगा, और वो सडनली सबकॉन्शियसली आपको पसंद करने लगेंगे। उनको लगेगा कि यार मैं जब इससे बात करता हूँ मुझे अच्छा क्यों लगता है। तो इसलिए होता है क्योंकि इंसान को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है, और जो उनको सुनता है, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं सुन रहा होता, जब कोई सुनने वाला मिलता है तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हाँ इससे लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छे बनते हैं। तो ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने बताया हुआ है ये। ये भी अच्छा है उनका, एक पॉइंट ये भी अच्छा है कि अपनी डार्क साइड को एम्ब्रेस करो। लोग डार्क साइड से भागते हैं, हम्म। लोग मानते नहीं कि उनके अंदर डार्कनेस हो सकती है, बट डार्कनेस है इंसान के अंदर, तो उसको एम्ब्रेस करना है, फिर उसको चैनलाइज करना है, ये उनका वो है। मतलब बहुत तक हाँ, कुछ वो नहीं है, वो तो ओल्ड एज विजडम है। तो इस तरीके से। हमने बात करी थी क्या इसके बारे में? अच्छा, मैंने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप पात्रे से बात करी थी इस बारे में, कि अपने अच्छा। डार्क साइड को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं। फिर वो पोइट्री वगैरह, आर्ट में, लिटरेचर में, जो ये डॉस्तोयेवस्की वगैरह सबने किया। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसने ऐसा ना किया हो, अपनी डार्क साइड को कहीं ना कहीं चैनलाइज करके वहां उतारा है। यार वो करना पड़ता है एक्चुअली, मैं वो करते नहीं हो, वो एनर्जी आपको परेशान करेगी, फिर नहीं तो खुद को खा लोगे भाई, वो आपको ही खा जाएगी, आपको कंज्यूम कर लेगी एनर्जी, आप परेशान होना स्टार्ट हो गए, आपको समझ नहीं आएगा एनर्जी निकालनी कहाँ है। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है क्रिएटिव होना। तो और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में क्रिएटिविटी के बिना सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी इंसान को। एआई की जो पावर है, जो दूसरी चीज़ों की दिक्कतें आएंगी ना, तो कंपटीशन बहुत बढ़ेगा और क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत। आप खाली लीनियर ही नहीं सोच सकते, नॉन लीनियर भी होना पड़ेगा, चीज़ों को एकदम क्योस भी लाना पड़ेगा वर्क में, 10 तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं ही सोचता हूँ यार रील्स बनानी है तो अब इसको और हम डॉस्टोव्स्की की कहानी को और कैसे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, या अगर मैं अपनी राइटिंग लिख रहा हूँ तो कैरेक्टर को मैं और कैसे डिफरेंट बना सकता हूँ। 100 तरीके क्या हो सकते हैं, खाली एक ही तरीके पे ना सोचते रहें हम हमेशा, तो थोड़ा उसको ब्रेक भी करें उसको। आप भी अगर पॉडकास्ट दे रहे हो तो इस पॉडकास्ट को लेने का क्या कोई और तरीका हो सकता है, तब यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मतलब हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता ना भी हो सकता हो भी, लेकिन आप सोच सकते हो, कुछ भी हो सकता है यार वो। तो क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट तो है नहीं, कैसे भी सोचो, कितना भी सोचो। या तो ये वाली चीज़ है, तो डेवलप की जा सकती है अगर हम उसको थोड़ा सा, जैसे मुझे लगता है स्कूल्स में अगर हम बचपन से सिखाएं ना, तो हमें सिखाया नहीं गया कभी। सिखाया कहाँ गया है क्रिएटिव होना? आपको ही सिखाया नंबर कैसे लाते हैं, रटना कैसे, ये कैसे करना है। तो क्रिएटिविटी के क्रिएटिव बारे होना में सिखा बातें कह नहीं सकते हैं। सिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ बच्चे को ही बोला जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ये जैसे मान लो ये कप है, इस कप के अराउंड आपको मान लो एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, ठीक है, और उस शॉर्ट स्टोरी में आपको, जैसे आज आपने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, ठीक है, फिर जब वो लिख ली, अगली बार इसी को बिल्कुल चेंज कर देना है, कंप्लीटली चेंज करना है। जो आपने आज लिखा है, जैसे मैंने लिखा ये कप बहुत अच्छा है और ये कप पीता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा वैसा जैसा भी है, अब ये जो लिखा है, अब बिल्कुल अगली बार इन वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए, कुछ और ही यूज होना चाहिए। अभी कप नहीं, कुछ और ही बना दोगे आप। ये कप नहीं बन गया, ये मैंने रात को एक कप मेरा लव लेटर बन जाता है, उड़ के चला जाता है, मेरे खिड़की में से निकल के मेरी प्रेमिका के पास पहुंच गया। मैंने पता क्या सोचा अभी जब आप बोल रहे थे, वेपन बन हाँ, जाता है ये, इसको तोड़ के कुछ भी, वेपन बना के। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैं थोड़ा डार्क ठीक है ना सोचता हूँ, सॉरी। भाई जैसे आप यहाँ बैठे हो, मान लो आप दिल्ली बैठे हो, आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है बॉम्बे में, ठीक है, अब आप तो पहुंच नहीं सकते, आप घर बैठे यहीं बैठे हो, आप मान लो आप नहीं जा सकते, अपनी जगह पे बैठे हो, लेकिन
अब मुझे आपको बोलना है कि आप अपने बारे में कुछ सोचो, कैसे वहाँ पहुँच सकते हो वहीं बैठे-बैठे। अब क्रिएटिविटी यहाँ से स्टार्ट हो गई। अपने इससे स्टार्ट कर लो, कहीं से भी क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मान लो कि हमारे थॉट्स तो कहीं पहुँच सकते हैं ना। तो मान लो आपका फ्लैश आपका थॉट बन जाए। ओके। फ्लैश भी थॉट बन सकता है, तो फ्लैश थॉट के थ्रू वहाँ पहुँच जाए। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान लो हाँ। इमेजिन कर रहा रवि कि मेरा जो फ्लैश है वो काश वो थॉट होता। जैसे मैं थॉट ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा फ्लैश भी ट्रैवल कर जाता। तो मैंने आपको बताया, मतलब आप कुछ वियर्ड सोच सकते हो, कुछ भी। वियर्डनेस नहीं होगी तो क्रिएटिविटी आएगी नहीं। कितना हो गया? ओके, हो गया 10:15 हो गए। काफ़ी टाइम, डेढ़ मेरे घंटा हो ब्रेन गया। सेल्स सो रहे हैं अभी। हाँ, मेरी हाँ, आँखें भारी हो गई हैं। नहीं हो मैं जाती, सुबह मेरी हो जाती। सुबह मेरे 5 जल्दी बजे नहीं उठ जाता हूँ मैं। अब मेरा सर्काडियन रिदम रेडी है। मेलाटोनिन मेरा निकलने लग गया है। होता। सो अब चलते हैं, ठीक है? और चलो मुझे ठीक है, पता ठीक है है, बिल्कुल, कि बिल्कुल, मुझे भी मैं भी जाना है पढ़ने। थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब पता नहीं तीसरा पार्ट कब कर पाएँगे, और फ्यूचर में जब आप आओगे वापस, ठीक है? ठीक है, कोई नहीं, ये कभी भी पॉड कर लेंगे। कोई नहीं, वो तो है। आपके साथ कभी बात करके ऐसा लगता ही नहीं है पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है बस कॉल पे ही हम बात कर रहे हैं, और वो वाली हमारी एक एक कम्फर्ट लेवल हमारे बीच में क्रिएट हो गया, वो दिखता है नहीं, मुझे मुझे। लगता है कि वो जो जनरली पॉडकास्ट तभी अच्छा रहता है जब बहुत कैजुअल हो। बहुत फॉर्मल हो जाता है तो फिर बहुत चीज़ें आदमी खुल के हुँ, नहीं बात कर सकता फिर। बहुत चीज़ें फिर आप बहुत ही फॉर्मल हो जाते हो, ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है आदमी। तो मुझे भी थोड़ा कैजुअल पसंद है कि मेरे वीडियोज़ भी कैजुअल ही हैं। मेरा यूट्यूब पूरा वीडियो कैजुअल है। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो ठीक हम है? कॉल पे बात करते रहेंगे, लेकिन वो हाँ, हाँ, कन्वर्सेशन बिल्कुल। नसीब नहीं होगी मेरे ऑडियंस को। बिल्कुल, वो बिल्कुल। होती है जब तो ठीक है, मैं आपके उसका इंतज़ार रहेगा मेरे को, ठीक है? जो आप लिख रहे हो अभी, डेविल वाली हाँ, कहानी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? और उसके टोटल पार्ट्स मेरे को पहले बता देना, ताकि जैसे ही आखिरी पार्ट्स आए, ठीक है? मैं उसको पूरा पढ़ डालूँ, एंड हाँ, तो देन आई फिर थिंक मैं। अभी 4 या 5 तो पब्लिश हो चुके हैं। 2 या 3 और आएँगे। 7-8 पार्ट में 7 पार्ट्स में खत्म हो जाएगी, 7-8 पार्ट। ज़्यादा बड़ी नहीं है कहानी, और वैसे ही पोएम के फॉर्म में तो छोटी-छोटी है, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। जो आपने लॉस पढ़ी है वो लंबी है। इतनी तो लंबी नहीं ये लगी थी। मैं मैंने 10 मिनट में पढ़ डाली थी, क्योंकि 10 रीडिंग मिनट पढ़ स्पीड ली मेरी तो है इतनी हाँ, ईज़ी आपकी कि तेज़ है, हाँ। लेकिन हर बंदे की इतनी तेज़ नहीं होती। लेकिन अगर आपको लॉस 10 मिनट में खत्म करी है, तो ये तो शायद 5 मिनट में खत्म कर दोगे। बट क्योंकि थोड़ा-सा मैंने पोएटिक फॉर्म में थोड़ा टाइम लग सकता है उसको वो करने में, कि जो स्टोरी फॉर्म में होती है बहुत ईज़ी होती है। इसमें थोड़ा पोएटिक फॉर्म में तो थोड़ा-सा आपको उसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है समझने में। उम्मीद है आपके ऑडियंस को इस बार थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी कि साहिल भाई के साथ मैंने लिटरेचर में बात कर ली थोड़ी बहुत, ठीक है? पिछली बार गालियाँ पड़ रही थी, क्या एआई की बात कर रहा है, क्या फ्री विल की बात कर रहा नहीं, है। मुझे बहुत लोगों ने बोला था, मैंने कई लोगों को, मेरे भी जो हुँ, जान-पहचान के थे, उन्होंने पॉडकास्ट देखा, हुँ। उन्होंने कहा तुम लिटरेचर की तो बात ही नहीं करी। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, मैं समझ गया, आपकी जनरल पहचान टॉपिक बनी था हुई वो। है। हाँ, वो पहचान बन हाँ, गई है, लेकिन वो लोगों को पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता ना, लोगों को खाली वही पता है लिटरेचर का। क्योंकि लिटरेचर की वीडियो ज़्यादा फेमस है। तो वीडियोज़ मैंने एआई पे बहुत बनाए हैं, हरारी पे बनाए हैं, रॉबर्ट स्पॉल्स्की हुँ। पे बनाए हैं, ब्रेन पे बनाए हैं, बट वो इतने फेमस नहीं हुए। स्टोरी टेलिंग ज़्यादा फेमस हुई है, तो लोगों को एक पहचान बन जाती है आपकी। तो ठीक चलें, है? गुड नाइट। चलो रवि जी, ठीक है, वैसे मिलते हम हैं। कॉल पे थैंक बात यू। करते रहते हैं, ये तो बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। कनेक्ट कनेक्ट करता हूँ आपसे मैं जल्दी। चलो ठीक है, ठीक है? ओके, चलो, बाय, गुड ओके, नाइट। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।